हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। तो हमने ये देखा कि मौर्यवंश इज गोइंग टू कन्वर्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स इन आर्टिकल नंबर 1। मौर्यवंश पहली बार आपको भारत को यूनाइटेड करने की कोशिश करता है या एकीकृत करने की कोशिश करता है। यही कहानी जब आगे बढ़ती है, मौर्यवंश एक बड़ा एम्पायर है, जब कहानी आगे बढ़ती है और इस कहानी में हम देखते हैं तो वही काम गुप्त वंश के द्वारा भी किया जाता है। बीच में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पावर वीक होती है और यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ इन्वेडर्स आते हैं। तो थोड़ा सा नाम हम थोड़ा सा देखेंगे, मिनांडर है, शक के रूलर्स हैं, रुद्रदामन, पहलव है, कुषाण है। इस तरीके से हमने देखा। तो देखिए, मैंने आपको यही बताया है कि मौर्यवंश जो काम कर रहा है वही काम किसने करने की कोशिश की थी? गुप्त वंश ने। ठीक है, अब गुप्त वंश के बाद थोड़ा सा हमने देखा कि गुप्त वंश के फॉल के बाद हम देखते हैं कि वर्धन डायनेस्टी आती है, और वर्धन डायनेस्टीज का एक रूलर है जिसका नाम है हर्षवर्धन। थोड़ा सा इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि मैं अभी आपको एक मैप के माध्यम से वर्धन डायनेस्टीज के कंसेप्ट को समझा दूंगा। और अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो देखिए, मैंने पीछे आपको बताया, तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि जैसे गुप्त जो है वो गुप्त कुछ इस तरीके से रूल कर रहे हैं। मैंने मैप को भी थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है और आपको विजुअल प्रॉपरली होगा, तो थोड़ा सा क्या है कि समय लगता है एडजस्ट होने में। तो देखिए, गुप्त वंश जो है वो नॉर्थ इंडिया की ओर रूल कर रहा है। ये मैप आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। समय कब का है? 450 AD है ना, 450 ईस्वी की बात हो रही है।
अब गुप्त वंश जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है। आगे चलकर यह होता है कि इस गुप्त वंश से ही कई छोटे छोटे रूरल एरिया निकलेंगे, कुछ छोटे छोटे शासक निकलेंगे। तो मैं इस मैप को आगे बढ़ा देता हूं और ये मैप जो है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये समय है 550 ईस्वी, 550 एडी की बात। अब आप देखेंगे थोड़ा सा कि यहां पर एक नया डायनेस्टी यहां पर आ जाता है, एक डायनेस्टी यहां भी देखने को मिल रही है, और इस तरीके से हम यहां पर देखेंगे कि गुप्त थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन यहां चलता है। यहां पर भी आप देखेंगे कुछ मैत्रिक डायनेस्टीज जो आपकी वाकाटक्स आएंगे, चालुक्यास आएंगे, और नीचे पल्लव। तो आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी डायनेस्टीज यहां पर डेवलप हो रही हैं। करेक्ट है। अब इसी में आप थोड़ा सा और देखेंगे, दिस इज द नेक्स्ट एज सॉरी नेक्स्ट मैप। हम यहां देखेंगे कि 550 एडी के आसपास, अब आप देखिए थोड़ा एम्पायर जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर एक्सपेंड हो रहा है। ओवरऑल ये जो पिछला मैप आपने देखा उसी का ही एक अदर फॉर्म है, और यहां पर हम देखेंगे अलग अलग डायनेस्टीज। तो जो पिछला मैप अभी आपने देखा उसी का ही एक अदर मैप है ना, जस्ट केवल समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहां पर ये है वर्धन डायनेस्टीज के रूरल एरिया का क्षेत्र। पुष्यभूतीज कह लीजिए या वर्धन डायनेस्टीज कह लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको यह बताया कि गुप्त वंश की डायनेस्टीज के फॉल के साथ ही छोटे छोटे रीजनल रूलर आ रहे हैं, और ये रीजनल रूलर को मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की। अब आप थोड़ा सा देखेंगे कि नेक्स्ट मैप 550 से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये समय है द एम्पायर ऑफ हर्ष। 625 ईस्वी के आसपास की बात करते हैं, और यहां पर एक रूलर है जिसका नाम है हर्ष, वर्धन डायनेस्टीज का, जो 606 से 649 तक लगभग रूल करेगा। करेक्ट है। और ये अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करता है। ये एम्पायर का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से कर रहा है यहां से। अब आप देखेंगे कि हर्ष अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करेगा, और हर साउथ में भी अपने पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर एक चालुक्य नाम के रूलर होंगे, और चालुक्य में पुलकेशिन सेकंड नाम के एक रूलर होंगे, वो कहीं ना कहीं हर्ष को डिफीट कर देंगे। ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं, हर्ष इज गोइंग टू बी डिफीटेड बाय द पुलकेशिन सेकंड नियर द बैंक ऑफ द नर्मदा। और नर्मदा नदी के किनारे ये वॉर लड़ा जाता है, और हर्ष जो है साउथ में नहीं जा पाता। तो ऐसा कहें कि वो कोशिश मौर्य ने की थी, वही हर्ष भी करने की कोशिश करता है, लेकिन पिटाई हो जाती है इसकी पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। तो ओवरऑल हर्ष का एरिया कुछ इस तरीके से लिमिटेड रह जाएगा। अब आप देखेंगे कि हर्ष के फॉल के बाद, हर्ष के पतन के बाद, अब हम देखेंगे कि डायनेस्टीज जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो छोटे छोटे एरियाज में कन्वर्ट हो जाएंगी, और यहां पर हम देखेंगे कि अब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स शुरू होंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय नाम से जैसा क्लियर है, यहां पर 3 डायनेस्टीज जो है वो आपस में लड़ेंगी, और ये तीनों डायनेस्टीज आपस में किसके लिए लड़ेंगी? कन्नौज के लिए लड़ेंगी। देखिए अभी तक क्या होता था कि पावर जो है वो पटना के आसपास सेंट्रलाइज थी, पावर जो है पटना के आसपास थी। लेकिन अब हम जब मिडाइवल एज की ओर जा रहे हैं, मध्यकाल की ओर जा रहे हैं, तो हम यहां देखेंगे कि पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी कन्नौज की ओर, और कन्नौज यूपी की ओर होगी। और जहां पर कन्नौज पर जिस भी रूलर का शासन होगा, वही क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसकी टेरिटरी ज्यादा होगी। ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं, ऑल दीज पर्सन इज फाइटिंग फॉर द कन्नौज। वो लड़ाई किसके लिए करेंगे? कन्नौज के लिए। आप यहां देखेंगे द कन्नौज ट्राइंगल। अब यहां पर 3 डायनेस्टी हैं, पालास, राष्ट्रकूटास, और एक आएंगे गुर्जर प्रतिहारास डायनेस्टीज। ऑल दीज डायनेस्टीज फाइटिंग फॉर कन्नौज। सब चाहते हैं कि कन्नौज पर उसका अधिकार हो जाए। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि हर कोई चाहता है कि दिल्ली की सत्ता पर उसका अधिकार हो जाए, तो सिमिलरली यहां पर कन्नौज के लिए फाइट हो रही है। करेक्ट है। अब ये कन्नौज के लिए फाइट कब तक होगी? लगभग आप इसको समझ लीजिए, दैट मींस ठीक है 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के आसपास तक, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक ये तीनों डायनेस्टीज आपस में लड़ेंगी, जिनका ओरिजिन हुआ है गुप्त के बाद, या हम कह सकते हैं वर्धन के बाद। करेक्ट है। अब एक चीज हमें समझनी है कि ये डायनेस्टीज 200 साल तक लगभग लड़ेंगी, 200 ईयर्स तक लगभग लड़ेंगी, और लड़ते लड़ते ये थक जाएंगी। ठीक है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां मतलब कह सकते हैं पावर भी वीक हो जाएगी।
अब जैसे ही हम देखते हैं कि जब ये लड़ाई चल रही है आपस में, और एक पॉजिटिव होगा, एक कह सकते हैं कभी पाल जो है वो भारी होंगे, कभी गुर्जर प्रतिहार होंगे, कभी राष्ट्रकूट होंगे। ओवरऑल हम यहां देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो तीनों डायनेस्टीज आपस में स्ट्रगल करेंगी, और इस समय के स्ट्रगल के दौरान हम देखेंगे पावर जो सेंट्रल में है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। सेंट्रल में पावर वीक होगी, तो मैंने आपको जब भी बोला है कि जब भी सेंट्रल में पावर वीक होगी, कोई ना कोई व्यक्ति यहां से आएगा अटैक करने। और यहां पर हम देखते हैं कि ड्यूरिंग दिस रीजन, ड्यूरिंग दिस टाइम, यहां पर हमें अटैक देखने को मिलेंगे। तो ये तीन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स के रूलर्स हैं, डायनेस्टीज। तो हमने देखा कि जैसे ही सेंट्रल में पावर कमजोर होगी, और यहां पर हम देखेंगे अरबों के आक्रमण, और 711-12 एडी में हमें यहां पर देखने को मिलेगा आपका मोहम्मद बिन कासिम का अटैक। और मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक होता है 711-12 एडी में आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो आक्रमण हो रहा है ये एक फाउंडेशन रख देता है कौन से आक्रमण की, जो आगे आने वाले हैं। लोगों को पता चल चुका है कि इंडिया पर अटैक करना आसान है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया इज फेसिंग सो मेनी इन्वेजन, सो मेनी इन्वेडर्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द इंडिया। भारत के बाहर से भारत पर कई अटैक्स आएंगे, जो शुरुआत होती है अरबों के आक्रमण से, और ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। इसके बाद आता है गजनवी, और गजनवी के बाद हम देखते हैं आप इसी क्रम में गौरी के आक्रमणों को। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि अभी तक जो हिस्ट्री चल रही थी बड़ी सीक्वेंस में चल रही थी। जैसे मौर्य आ रहे हैं, जैसे हम देखेंगे कि जन है ना, जन कन्वर्ट हो रहा है जनपद में, और जनपद जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वो 16 महाजनपद में। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारा हौच पौच देखने को मिलेगा। इस हौच पौच को थोड़ा सा हम यहां से समझते हैं। जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जो पावर थी वो पाटलिपुत्र के आसपास सेंट्रलाइज थी। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। और पाटलिपुत्र के आसपास थी पावर, लेकिन अब पावर जो है वो कहां की ओर शिफ्ट हो गई है, कन्नौज की ओर शिफ्ट हो चुकी है। अब कन्नौज में 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में तीन पावर स्ट्रगल करेंगी। ये तीन पावर की स्ट्रगल की कहानी अभी मैंने आपको बताई है ना, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल। ऑल दीज डायनेस्टीज फाइटिंग फॉर द BC 8 to 10 सेंचुरी। और इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 11वीं और 12वीं सेंचुरी के आसपास जब ये लोग थक जाएंगे, जब लोग ये वीक हो जाएंगे, यहां पर हम देखते हैं कि डायनेस्टीज, मतलब ये तीन है, यहां पर तीन से कई और डायनेस्टीज निकलेंगी। 300 मान के चल लेते हैं, मान के समझ लेते हैं, और 300 डायनेस्टीज जो है वो इंडिया में रूल कर रही हैं। इंडिया में इतनी सारी डायनेस्टीज होंगी तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, सेंट्रल में पावर वीक होगी। और इसी टाइम पीरियड को हम कहेंगे राजपूत एरा, राजपूतों का काल, जिसमें हम देखेंगे चौहान साहब को, गहरवाल वंश हैं, और भी कई ऐसे वातापी चालुक्यास हैं, आपके बहुत सारी डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। करेक्ट है। तो जब इंडिया यूनाइटेड नहीं है, और जब इंडिया यूनाइटेड नहीं है, तो आक्रमणकारी या कोई भी व्यक्ति आक्रमण करने जरूर आएगा, अटैक करने आएगा। ठीक है। जैसे पड़ोस में हम देखते हैं कि एक घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो पड़ोस वाला क्या मजे लेने आ जाता है, तो वैसे ही हम देखेंगे कि हमारे यहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यहां भी और यहां भी, तो पड़ोस का व्यक्ति आएगा गजनवी और गौरी के फॉर्म में। तो इस तरीके से सिचुएशंस हो रही हैं, और हम यहां देखते हैं हिस्ट्री जो है वो तीन पार्ट में ओवरलैपिंग कंडीशन में चलेगी। हमने आपको बताया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स तो चल ही रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि भारत पर आक्रमण होंगे, और ये आक्रमण किस किस के होंगे, हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के होंगे, गजनवी के होंगे, और गजनवी के बाद हम देखेंगे गौरी के होंगे। तो ये तीनों जो है वो आक्रमण हमने इस तरीके से देखे। और इसी के साथ साथ हम राजपूत काल भी देखेंगे। राजपूत काल में हम चौहान को देखेंगे, गहरवाल को देखेंगे, सोलंकी उसको देखेंगे, वातापी चालुक्यास को देखेंगे, और भी कई डायनेस्टीज हम यहां देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम आक्रमण की चर्चा करेंगे, जो इन्वेडर्स हैं या उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो चौहान की भी आएगी चर्चा। तो चौहान साहब जैसे 1191 में उन्होंने एक बैटल लड़ा, तराइन का युद्ध, है ना। और तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, चौहान साहब और गौरी के बीच में हुआ। 1191 की बात हुई तो 1192 की भी बात करेंगे, और वहां पर भी आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक हैं दे आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर्स।
जो आप वेन डायग्राम में समझते हैं, मतलब राजपूत काल की बात कर रहे हैं तो आक्रमणकारियों की भी बात होगी और इसी समय हमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की भी बात करनी होगी। तो ऑल दीज टॉपिक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट हम उसे एक सीक्वेंस में ही पढ़ने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये जो 3 डायनेस्टीज हैं ये आगे चलकर कितने में कन्वर्ट हो जाएंगी? 300 में कन्वर्ट हो जाएंगी, 300 में, मतलब हम ऐसे समझने के लिए उपयोग कर रहे हैं। और ये 300 जो रीजनल पावर है इसे ही कहा जाएगा राजपूत एरा। और ये राजपूत एरा जब हम कह सकते हैं शुरू होगा ये आपस में, तो हम देखेंगे कि इंडिया में यूनिटी वीक हो जाएगी, या इंडिया जो है वो यूनाइटेड नहीं होगा, और वीक होगा तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इंडिया में इन्वेडर्स आएंगे, मतलब आक्रमणकारी आएंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं हिस्ट्री यहां चल रही है और ये हिस्ट्री को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज और समझना है आपको, वो ये समझना है द कैरेक्टर ऑफ द गजनवी एंड द गौरी। गजनवी का काम क्या है? इंडिया से पैसा लूटना, ठीक है। और गौरी का काम क्या है? गौरी का काम है यहां पर ही घर बसाना, ठीक है। और वो अपना घर बसाता है इंडिया में, और इस घर बसाने को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। तो गौरी जो है वो इंडिया में घर बसाता है और इसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। गजनवी से सीखने के लिए कुछ नहीं है। गजनवी जो है इंडिया पर अटैक करता है, ऑल दीज आर सक्सेसफुल अटैक। और यहां पर ये गौरी जो है वो पिटाई भी होती है इसकी 1191 में, 1192 में भी आपका कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ठीक है, तराइन का युद्ध जीत लेता है। फिर उसके बाद ये अपने एम्पायर को बनाता है और गौरी के घर बसने की कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत के द्वारा। गॉट इट माय पॉइंट्स? यहां तक की कहानी क्लियर है। अब आप हम देखते हैं कि अब हम मिडाइवल एज की ओर आ चुके हैं, मध्यकाल की ओर आ चुके हैं। और मध्यकाल का ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब तक चलेगा? 1206 से 1526 तक। अब इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं, और जैसे हम देखें कि गुलाम वंश सबसे पहला इस क्रम में गुलाम वंश आता है। और गुलाम वंश में हम देखते हैं सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। यहां पर आप रूलर्स के नाम भी नोट डाउन कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आएंगे। इसके बाद हम इसी क्रम में देखेंगे इल्तुतमिश को देखेंगे, है ना, इल्तुतमिश। और इसी के बाद हम देखेंगे द ग्रेट रजिया सुल्तान। तो ये स्लेव डायनेस्टीज के खास खास रूलर हैं जो इस क्रम के अंतर्गत आएंगे। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये दिल्ली सल्तनत। इसके बाद हम देखते हैं कि गुलाम वंश के बाद अगला क्रम आता है खिलजीज का, करेक्ट है। तो इसमें आपका देखेंगे जलाउद्दीन खिलजी, और जलाउद्दीन खिलजी के बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी। रणवीर सिंह नाम तो सुना ही होगा। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो ये कैरेक्टर जो है वो रणवीर सिंह के द्वारा प्ले किया गया था, जो खिलजी डायनेस्टीज को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि हमारे जो इंडियन सिनेमा है उसमें क्या बताया जाता है कि आपकी एक कहानी बताई जाती है पद्मावत की, ये सब चीजें हैं। लेकिन खिलजी इज नॉट फेमस फॉर द बीसी पद्मावती। खिलजी मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो फेमस था वो अपने मार्केट कंट्रोल सिस्टम के लिए फेमस था। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम क्या था? मार्केट कंट्रोल सिस्टम मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस को इस तरीके से कंट्रोल करना था कि आप जो है वो अपने लिए एक सैनिक या अपने लिए एक आर्मी रख सकें, ठीक है। मतलब हम ऐसे कहें कि इन्होंने इतने अच्छे रिफॉर्म्स किए ताकि इकोनॉमिक्स जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को हम यहां याद रख रहे हैं, ना कि पद्मावती के लिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हिस्ट्री में उन्हीं लोगों की तस्वीर देखने को मिलेगी जो कुछ करके चले गए हैं, और यहां पर हम अलाउद्दीन खिलजी को केवल मार्केट कंट्रोल सिस्टम के लिए याद करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट कंट्रोल सिस्टम इतना ज्यादा व्यवस्थित था कि कोई भी व्यक्ति यदि कुछ गड़बड़ करता था, लेट सपोज मान के चलिए कोई एक व्यापारी है, कोई एक मर्चेंट है, या कह सकते हैं कि एक शॉपकीपर है, उसने 100 ग्राम जलेबी, मान के चलिए एग्जांपल ले रहा हूं, 100 ग्राम जलेबी जो है वो कम तौल दी। और 100 ग्राम जलेबी जब कम तौली तो क्या होगा? यहां पर पनिशमेंट इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि अलाउद्दीन खिलजी ये करता था कि अब इस व्यक्ति का 100 ग्राम शरीर का मांस निकाल लिया जाए।
तो ही वॉज वेरी, कह सकते हैं दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे इस वाले पॉइंट पर, और उन्होंने अपना जो कम तौलने वाला जो व्यवस्था है उसको कंप्लीट किया। कहीं ना कहीं शरीर से, शरीर का मांस निकाल लिया जाता था, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी की ये व्यवस्था आपकी जानी जाती है। तो मार्केट कंट्रोल सिस्टम इज वेरी फेमस, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, और इसीलिए हमें उसे याद रखना होगा। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है तुगलक। अब तुगलक में हम देखेंगे 2-3 नाम आते हैं। एक तो आपका गियासुद्दीन तुगलक आता है, और इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, और एक आता है फिरोज शाह तुगलक। मैंने शॉर्ट में नाम लिखे हैं, है ना ये, और ये तुगलक डायनेस्टीज के काफी फेमस रूलर होते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स। अब इसमें हमें समझना है मेन एक्चुअली क्या होता है, मेन इसको समझना है। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये जो है एक पागल राजा था। ठीक है, पागल राजा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक पक्ष ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा लिटरेट था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ काम किया, कोई भी काम, दैट मीन्स ठीक है, कोई भी पॉलिसी जो बनाई है वो पॉलिसीज जो है वो फ्लॉप हो गई। एक्चुअली क्या हुआ कि इनकी जो पॉलिसीज थी वो लोगों को समझ में नहीं आई। हालांकि इनकी जो पॉलिसीज थी वो कब के हिसाब से थे, 13th सेंचुरी के हिसाब से नहीं थी, वो थी 21वीं शताब्दी के हिसाब से। जो अभी हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी के हिसाब से। तो जो व्यक्ति जो 13वीं शताब्दी में रह रहा है वो उसको समझ नहीं पाया कि ये दूरदर्शी सोच वाला व्यक्ति है ना। तो इसकी जो पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी बिग फ्लॉप शो साबित हुई। फ्लॉप शो हो गया, और फ्लॉप शो हो गया तो लोगों ने इसे कहने लगा, लोगों ने इसे कहा कि ये तो एक पागल राजा है। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सबसे ज्यादा लिटरेट था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इतिहास का एक पक्ष इसे पागल राजा कहता है और एक पक्ष इसे कहता है कि बहुत ज्यादा लिटरेट थे। इस तरीके से हमें समझना होगा इन भाई साहब को, मोहम्मद बिन तुगलक जिनका नाम। अब देखिए, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा तुलना करते हैं। मैंने आपको यह बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो पॉलिसीज चलाई वो सारी की सारी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। अब जब फ्लॉप हो गई तो क्या आम जनता इसको सपोर्ट करेगी? मैंगो पीपल्स, जो कॉमन पीपल है, क्या वो उसे सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं या तो ये पागल राजा है, इसने सपोर्ट नहीं किया, कहीं इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जो लोगों को, जनता को समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज देखिए, समझ में आया, ठीक है, कि वो पढ़ा लिखा भी था। अब इसको हम समझेंगे कि देखिए, जब ये सारी की सारी जो पॉलिसीज है वो फेल हो गई और जनता का समर्थन नहीं था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो नेक्स्ट रूलर आएंगे, मतलब फिरोज शाह तुगलक, वो ये क्या करने वाले हैं कि जो भैया, मतलब ये एक्चुअली ब्रदर होते हैं, कजन ब्रदर होते हैं, और फिरोज शाह तुगलक जो भैया ने रायता फैलाया है उसे समेटने का काम करेंगे। तो इनकी पूरी की पूरी जिंदगी इसी चीज में चली जाती है कि जो भैया मोहम्मद बिन तुगलक रायता फैला के गए हैं उसे ही हम समेटने का काम करें। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं कि अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, और इसके पहले कौन थे, मनमोहन सिंह, है ना। देखिए, समझने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब मनमोहन सिंह का कार्यकाल 10 वर्ष का था, ठीक है। अब 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान ड्यूरिंग दिस सेशंस मोहम्मद बिन तुगलक कभी नहीं बोला, ठीक है। मतलब मनमोहन सिंह जो है उन्होंने 10 साल तक कोई भी आवाज नहीं निकाली, बहुत चुप रहते थे, बहुत शांत रहते थे और केवल अपना काम करते रहते थे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन है, मनमोहन सिंह। ध्यान दीजिएगा, मनमोहन सिंह के बाद कौन आए, नरेंद्र मोदी साहब। और 2014 से ये लगातार इतना बोलते हैं कि ये संडे के दिन भी चुप नहीं रहते, और ये मन की बात में इतना ज्यादा बोलते हैं कि आपको भी इसलिए संडे की बात सुननी पड़ती है। ओवरऑल हम ये समझें कि नरेंद्र मोदी ने एक इमेज बनाने की कोशिश की है, क्या
कि प्रधानमंत्री स्ट्रांग होता है, वो सबकी बातें सुनता है, अपने मन की बात भी बताता है, ये सब चीजें उन्होंने बताई। ओवरऑल हम ऐसा कहें, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था इनमें? मनमोहन सिंह। लेकिन फिर भी वो अपनी बात नहीं कहते थे। तो इस तरीके से हम इतिहास को समझ सकते हैं वर्तमान घटनाक्रम से, करंट सिनारियो से हम हिस्ट्री को कंपेयर कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो इमेज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जो है इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा ही काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। और जब फिरोज शाह तुगलक ऐसे काम करेगा जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज गोइंग टू डिक्लाइन, और इनके जो काम होंगे वो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी नरेंद्र मोदी जी के कारण, लेकिन मैं केवल इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा हूं वर्तमान करंट सिनारियो के द्वारा। गॉट इट माय पॉइंट्स? ठीक है, तो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कंसेप्ट को हमने समझा विद द हेल्प ऑफ द बेसिक, और यहां हमने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक और इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, ये रूलर आ रहे हैं। ध्यान देना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं और इन्हें हमें खास प्रिविलेज देनी होगी, काफी ज्यादा सम्मान देना होगा। इसके बाद आते हैं सैयद डायनेस्टी, जो इस तुगलक के बाद सेकंड आते हैं, और इसके बाद आएगा लोधी डायनेस्टी। तो लोधी जो सैयद हैं दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये थोड़े से समय के लिए आएंगे, बट हमें थोड़ा सा इन्हें सम्मान तो देना होगा, उनको क्रम में तो रखना ही होगा। और लोधी आते हैं, लोधी के बाद आते हैं, लोधी में हमें देखने को मिलेंगे तीन रूलर, एक तो बॉम्बे, एक स्टॉक और एक्सचेंज। तो लोधी डायनेस्टीज के तीन रूलर आएंगे, एक तो बहलोल लोधी होंगे, एक सिकंदर लोधी होंगे और एक होंगे इब्राहिम, है ना। मैंने ई से कर दिया, जैसे आपका होता है इकोनॉमिक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए लोधी डायनेस्टीज के रूलर्स के ऑर्डर को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यू कैन इजीली रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक्स है और इस ट्रिक्स के माध्यम से आप रूलर्स को याद भी रख सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से बनाया। तो बहलोल लोधी, अब ये होता है कि लोधी डायनेस्टीज का जो आखिरी रूलर होता है इब्राहिम, है ना। इब्राहिम का एक बैटल होने वाला है और वो बैटल होगा बाबर से, और ये बैटल कहां होगा? ये बैटल होगा पानीपत में, और ये बैटल जो है वो पानीपत का फर्स्ट बैटल होगा जो है 1526, करेक्ट है। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक बैटल होता है जो पानीपत नाम की जगह पर लड़ा जाता है, और यहीं से इतिहास फिर से रचा जाने लगता है। और ये घटना है 1526 की, और यहीं से फाउंडेशन रखी जाएगी अगले डायनेस्टीज की, अगले चैप्टर की, और अगला चैप्टर है हमारा मुगल डायनेस्टीज। ध्यान दीजिएगा, मुगल डायनेस्टीज की स्टार्टिंग होती है 1526 से, डायनेस्टीज की फाउंडेशन रखी जाती है और ये 1857 तक चलती है। अब थोड़ा सा देखने की कोशिश ये करिए कि मैंने आपको ये बताया कि बाबर जो है वो इंडिया के बाहर से आ रहे हैं, इंडिया के बाहर से आते हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं कि बाबर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। उनका पटवारी का पेपर भी नहीं निकल पाता है, और उनको कोई बोलता है कि आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर दीजिए। एग्जाम सेंटर कौन सा? बोला आप अपना एग्जाम सेंटर पानीपत रखिए, और वो पानीपत में एक बैटल लड़ते हैं, एक एग्जाम देते हैं, और वो एग्जाम उनका क्लियर हो जाता है, और इस एग्जाम के क्लियर के बाद ही इज गोइंग टू फाउंड ए न्यू डायनेस्टीज। और यहां पर हम देखते हैं कि एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है जिसे कहा जाएगा मुगल डायनेस्टी, और मुगल डायनेस्टीज की फाउंडेशन रखी गई है बाबर के द्वारा। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि बाबर के बाद आता है हुमायूं। अब देखिए थोड़ा सा हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं जो है, ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, लेकिन इनका दुर्भाग्य इनका पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है। और दुर्भाग्य इनका पीछे नहीं छोड़ता है, और इनके हाथ से सत्ता चली भी जाती है। सत्ता मतलब पावर जो है वो चली जाएगी, इनकी सरकार गिर जाएगी, और बीच में हम देखेंगे कि सरकार जो है वो किसके पास चली जाएगी कुछ समय के लिए? सूरी वंश के पास। शेरशाह सूरी जो है वो कहीं ना कहीं बीच में आएंगे, और इस तरीके से जो है मुगल डायनेस्टीज के बीच में कुछ 15 साल का जो टाइम पीरियड है वो सूर्यवंश को भी चला जाएगा। तो ऐसा देखिए, इतिहास को, हिस्ट्री को कनेक्ट करिए वर्तमान सिनारियो से, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आप आसानी से समझ सकते हैं। एंड्रॉइड और विंडो की कहानी तो आपको याद ही होगी थोड़ी सी, हालांकि अभी हमने डिटेल नहीं पढ़ा, केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है।
इसके बाद हम देखते हैं कि हुमायूं के बाद सत्ता में आते हैं अकबर। मिल गया अकबर, जो आपको एक मैंने प्रश्न पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था, और ये ऋतिक रोशन साहब जो है वो इस क्रम में आएंगे। अकबर के बाद हम देखते हैं आएगा जहांगीर। करेक्ट है, जहांगीर साहब जो है वो अकबर के बेटे होते हैं और सत्ता में वो इस क्रम में आते हैं। मैं अभी कोई इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द औरंगजेब। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और बीच में एक शाहजहां मिस हो गया है। ठीक है, शाहजहां यहां पर आएगा। ठीक है, शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब आएगा। ठीक है, सॉरी फॉर, मतलब ये शाहजहां यहां पर बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो औरंगजेब जो है वो इस तरीके से आते हैं, और औरंगजेब जो साहब है, इन साहब की जो डेथ होती है वो 1707 में हो जाती है। 1707 में डेथ हो जाती है। अब हमें यह समझना है कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, वैसे ही हम देखते हैं कि मुगल डायनेस्टीज जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। करेक्ट है, 1707 में औरंगजेब की जब डेथ होती है तो हम देखेंगे कि मुगल डायनेस्टीज जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हो जाती है। अब सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं जो है वो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब के बाद जितने भी आते हैं वो हैं आपके 11 राहुल गांधी। एक नहीं, 11 राहुल गांधी आते हैं, और इनको हम गिनेंगे पोस्ट मुगल्स में। अब आपको देखिए, राहुल गांधी का नाम मैंने क्यों लिया, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, बट मेरे को समझाना है आपको। जैसे मैंने राहुल गांधी का नाम लिया तो आपके मन में एक सवाल आ गया, एक सिचुएशन आ गई कि यार कि ये एक अयोग्य व्यक्ति, इनकैपेबल पर्सन है, और ही इज नॉट एबल टू हैंडल इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वैसे ही यहां पर जो पोस्ट मुगल्स हैं वो क्या करते हैं, दैट मीन्स ठीक है, इस मुगल एम्पायर को हैंडल नहीं कर पाते, इस मुगल साम्राज्य को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये मुगल डायनेस्टी क्या होगा, ये 1857 में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, नाकाराओं के नाम नहीं लिखे जाते, और पोस्ट मुगल्स में मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, बट यू हैव टू रिमेंबर 11 पर्सन्स, जो 11 शासक यहां आएंगे। अब एक चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि मुगलों का डायनेस्टीज जो है वो डाउन की ओर जा रहा है, और यहीं पर हम देखते हैं, हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर मूव ऑन कर जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की ओर हम क्या कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। करेक्ट है, और यहां पर हमें मॉडर्न हिस्ट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है, खास वो है आपका एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस कंपनी। और यहां बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि यूरोपियंस कंपनी के आने का दौर शुरू हो जाता है। और ये यूरोपियंस कंपनी कैसे शुरू होती है आना, 1498 में। देखिए, हिस्ट्री अभी तक क्या है, थोड़ा सीक्वेंसली चल रही है, लेकिन आप देखेंगे कि 1498 में क्या होते हैं, मतलब मुगलों के समय के पहले ही पोर्चुगीज आना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये क्रम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है। तो मुगलों को पढ़ने के बाद हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी की ओर जाएंगे, लेकिन एक चार्ट के फॉर्म में हम उसे इस तरीके से लिख रहे हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। पोर्चुगीज के बाद धीरे धीरे और भी कंपनियां आनी शुरू हो जाती। मार्केट में आप देखेंगे देयर आर द एम्पल अमाउंट ऑफ द ऑपरेटर हु इज प्रोवाइडिंग द सेलुलर फोन सर्विसेज। आप देखेंगे मार्केट में एयरटेल है, आप देखेंगे मार्केट में वोडाफोन है, मार्केट में आप देखेंगे डोकोमो है, मार्केट में आप देखेंगे एयरसेल है, मार्केट में आप देखेंगे बीएसएनएल है, लेकिन एक कंपनी और आती है जिसका नाम है जियो दंदनादन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये यूरोपियंस कंपनी कुछ इस तरीके से आ रही हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटर आ रहे हैं, और पोर्चुगीज के बाद डच, और डच के बाद हम देखेंगे ब्रिटिशर्स आएंगे, कैप्टन रसल आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनीज आ रही हैं, लेकिन इन सब कंपनियों में सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी कौन सी होगी? जियो दंदनादन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और सबसे आखिरी में जो है वो डेनमार्क के बाद फ्रेंच आएंगे। तो क्लास में जो व्यक्ति जो बाद में जुड़ रहा है उसको हम फ्रांसीसी कह सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? जो व्यक्ति आखिरी में आ रहा है, मतलब जो फ्रेंच हैं, वो 1664 में इंडिया में आएंगे। तो फ्रेंच मतलब जो सबसे आखिरी में आ रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कंपनीज आ रही हैं, लेकिन आउट ऑफ दीज कंपनीज ये सारी की सारी कंपनीज जो है कहीं ना कहीं क्या होंगी, डाउन हो जाएंगी। इनमें से एक ही कंपनी जो है वो बचेगी, जिसका नाम है जियो। ध्यान देना, मैं बार बार जियो की कहानी के द्वारा आपको अंग्रेजों की कहानी सिखाने की कोशिश करूंगा।
इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, और सिमिलरली कहानी आपको ऑपरेटर के रूप में देखने को मिल रही है। अब मैंने आपको बहुत सारी कंपनीज बताई, वोडाफोन है ना, आपका बीएसएनएल है, आपका डोकोमो है, और भी आपकी कंपनीज जो एयरसेल है, वो सब जो है, एयरटेल है, ये सारी की सारी कंपनीज हैं, और ये सारी की सारी कंपनीज पर राज करने वाली है कौन? जियो। अब जियो कंपनी क्या करती है, देखिए, तो जियो कंपनी की कहानी इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अपने क्रम को आगे देखते हैं। ये आपका यूरोपियन कंपनी है, और यूरोपियन कंपनीज में हम देखते हैं कौन सी? ब्रिटिशर्स कंपनी या जियो। अब देखो, थोड़ी सी कहानी में जियो की आपको बता देता हूं। जियो जब लॉन्च हुआ था तो उसने क्या बोला था? आपको 3 महीने का हम डेटा फ्री में देते हैं। आप लोगों को लगा बहुत अच्छी बात है, डेटा 3 महीने का फ्री मिल रहा है, रोज सुबह दोपहर शाम आप 1 GB खा रहे हैं, अगले दिन 2 GB खा रहे हैं, और बाद में आप देखते हैं 3 GB खाने की आपको आदत पड़ गई है। ऐसा ही कुछ हुआ था। जियो कंपनी कुछ समय बाद ये बोलती है कि आपको 399 रुपए का रिचार्ज करना होगा। वो व्यापारी के तौर पर आ रहे हैं और 399 के रिचार्ज के तौर पर आपको कहते हैं कि अब आपको ये रिचार्ज कराना होगा। ऐसे कुछ था। आई थिंक आपको ये सब पता होगा, है ना, कोई नया तो नहीं आया बोला कि सर हमें नहीं मालूम है ना, 399 का रिचार्ज नहीं कराया हमने। तो भाई थोड़ा सा झांक के देखें, थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, रिचार्ज आपने जरूर कराया होगा। और 399 का रिचार्ज कर कर बोलते हैं कि आपको प्राइम मेंबरशिप दी जाती है। तो जियो कंपनी कुछ ऐसा ही कह रही है, और बैकग्राउंड में वो क्या कर रही है? एयरटेल को खत्म कर देगी, मतलब धीरे धीरे, है ना। बीएसएनएल को उसने भी क्या है, खत्म कर दिया। वोडाफोन को उसने खत्म कर दिया, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे आइडिया है, आइडिया और जो है वोडाफोन मिल चुके हैं, और ऐसी और कई कंपनी हैं, जैसे आपकी एयरसेल है, वो खत्म हो चुकी है। तो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं किसने कैप्चर कर लिया? जियो कंपनी ने कैप्चर कर लिया। आगे चलकर वो आपसे ये कहने वाले हैं, आगे चलकर वो आपसे कहने वाले हैं कि आपको 5,000 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। और वो आपसे कहेंगे अब आपको 5,000 रुपए का रिचार्ज कराना ही होगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है। पहले वो क्या कर रहे हैं? आपको अब व्यापारी के तौर पर आ रहे हैं। फर्स्ट दे आर कमिंग एज ए मर्चेंट क्लास एंड देन दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द रूलर क्लास। शुरुआत में वो आपको एक ऑफर देते हैं, आपको खाने की आदत मिल लग जाती है, 1 GB 2 GB सुबह दोपहर शाम आप खाइए, और फिर धीरे धीरे वो आप पर सत्ता की तरह बेसिकली आ जाएंगे और आप पर रूल करेंगे। अब ये जियो कंपनी का जो सत्ता या जो विस्तार है वो हम समझेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, या जियो कंपनी कह लीजिए, उसे यूरोपियन से स्ट्रगल करना होगा और इंडियन से भी स्ट्रगल करना होगा। देखिए भाई, कुछ इंडियन कंपनी है, कुछ यूरोपियन कंपनी है। तो ऐसा है कि इसे हम एक चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले यूरोपियंस क्या करेंगे? पोर्चुगीज को निपटा देंगे। पोर्चुगीज को निपटाएंगे कहां? बैटल ऑफ स्वाली के द्वारा। पोर्चुगीज के बाद डच, और डच के बाद फ्रेंच। तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं? वो सबसे पहले अपने जो राइवरीज हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, उनको वहां से हटाएंगे, और वो पोर्चुगीज को हटाएंगे बैटल ऑफ स्वाली के द्वारा। 1612 की बात होगी। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्रम आता है बैटल ऑफ बेदरा, और बेदरा में हम 1759 में डच को हरा देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंच, और फ्रेंच को हराने के लिए दे आर फाइटिंग फॉर 3 बैटल। जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा स्ट्रगल। अभी एयरटेल हारा नहीं है जियो से, स्टिल स्ट्रगल चल रहे हैं जियो और एयरटेल के बीच में। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, आई थिंक। देखो, हिस्ट्री को थोड़ा सा क्या है, आपको करंट सिनारियो से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि मैं बोलूंगा अकबर ऐसा था वैसा था, अरे अकबर ऐसा था, ऋतिक रोशन था, इस तरीके से था, तो थोड़ा मजा आएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो जियो कंपनी क्या कर रही है? पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच को डिफीट कर रही है। जो जितनी बड़ी पावर, उसको डिफीट करने में समय लग रहा है। तो फ्रेंच को हराने में उन्हें कितने बैटल लगे? 3 बैटल लगे, एंड दिस बैटल नेम इज कॉल्ड द कार्नाटिक वॉर। कर्नाटक के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए, यूरोपियंस को यहां हरा दिया। यूरोपियंस को हराने के बाद वो इंडियंस को भी हराएंगे। ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस को हराने के बाद ही आएंगे, ये बैकग्राउंड में ये सिचुएशंस चलती रहती है ना, एक साथ दोनों काम चलते रहेंगे। लेकिन मैंने चार्ट के फॉर्म में आपको समझाने के लिए एक व्यवस्थित रखा है। और इंडियंस को हराने के लिए वो सबसे पहले कहां आएंगे? बंगाल।
और बंगाल में वो करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, मोस्ट फेमस बैटल ऑफ द बेसिक कह सकते हैं। एंड दिस बैटल इज गोइंग टू फाउंडेड एम्पायर ऑफ द ब्रिटिशर्स, और कहीं ना कहीं उनकी सत्ता की शुरुआत यहीं से हो रही है। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा जाएगा। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अगले युद्ध के द्वारा, अगला युद्ध मतलब बैटल ऑफ बक्सर, और इस बक्सर के युद्ध में न केवल बंगाल को कैप्चर करेंगे बल्कि अवध और मुगलों को भी निपटा देंगे। कि अब देखिए बक्सर के द्वारा बैटल ऑफ मतलब हम बंगाल के साथ साथ अवध और मुगल को भी जीत लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये 1, ये 2 और ये 3 भी निपट जाएंगे। इसलिए मैंने एरो को कुछ इस तरीके से बनाया, ध्यान दीजिएगा। तो बैटल ऑफ बक्सर के द्वारा आप देखेंगे कि बंगाल और अवध और मुगल भी निपट जाएंगे। अब देखो एक चीज और है, अंग्रेज जो है इसी तरीके से मैसूर के बाद मराठास, और मराठास के साथ पंजाब को भी जीत लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो जितना बड़ा एम्पायर उसको जीतने में उतने बैटल वो ले रहे हैं, है ना। मराठास को हराने के लिए 3 बैटल, पंजाब को हराने के लिए 2 बैटल और मैसूर के लिए वो 4 बैटल लड़ेंगे। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से साम्राज्य का विस्तार हो चुका है। अब साम्राज्य का विस्तार हो चुका है, आप सबके पास जियो की सिम पहुंच चुकी है। अब जियो की सिम पहुंच गई है, अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या कहेंगे, कॉलोनिज्म्स के द्वारा, ब्रिटिश उपनिवेश के द्वारा आपसे बोलेंगे कि अब आपको एक बड़ा रिचार्ज करना है। और अंग्रेजों ने ब्रिटिश कॉलोनिज्म्स के द्वारा ही भारत मतलब एक सोने की चिड़िया, और ये थोड़ा पीछे छुप गई है, इसको मैं देखिए, ये पीछे मेरे चिड़िया छुप गई है। अंग्रेज कॉलोनिज्म के द्वारा वो गोल्ड वाली जो चिड़िया है वो उसको कन्वर्ट कर देंगे ब्लैक चिड़िया में, और ये फेस क्या कहा जाएगा, कॉलोनिज्म का फेस। तो अंग्रेज क्या करने वाले हैं, तो अंग्रेज वास्तव में क्या करने वाले हैं, इंडिया को जो सोने की चिड़िया है उसे काली चिड़िया में कन्वर्ट कर देंगे। तो ओवरऑल हम ऐसे समझें कि कहीं ना कहीं अंग्रेज क्या कर रहे हैं, व्यापारी के तौर पर आ रहे हैं और वो आप पर रूल करने वाले हैं। और आप पर रूल कैसे किया, ये मैंने आपको एक सिचुएशंस के माध्यम से समझाने की कोशिश की। और फिर वो आपसे कहेंगे कि अब आपको ये काम करना ही होगा, और वो अपनी पॉलिसीज के द्वारा आप पर रूल कर रहे हैं। अंग्रेज जो है वो गोल्ड चिड़िया को एक काली चिड़िया में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, इन पॉलिसीज के द्वारा, इन रिचार्ज के द्वारा। ये रिचार्ज है जमींदारी रिचार्ज, एक है रैयतवाड़ी सिस्टम, एक है महालवाड़ी सिस्टम। आप सब लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आई होप मेरे शब्दों को आप बखूबी समझ पा रहे होंगे, मेरी लैंग्वेज को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो अंग्रेज हैं या जो जियो हैं वो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, आप पर ही शासन करने वाले हैं। I got in my points? So these are the recharge by the Jio company, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महालवाड़ी सिस्टम। और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज का उद्देश्य क्या है, केवल आपका मनी कमाना, मतलब पैसा कमाना, ये अंग्रेज कर रहे हैं। और यहां पर जियो कंपनी आपको रिचार्ज के तौर पर झटके दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझेंगे इन लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के द्वारा। अब एक चीज समझ में आया कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, गॉट इट माय पॉइंट्स, ये मेरी बात समझ में आई है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इन सिस्टम के साथ साथ एजुकेशन भी लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, एजुकेशन भी लेकर आते हैं। और ये एजुकेशन के द्वारा आपको शिक्षित किया जाता है, लिटरेट किया जाता है। ये नहीं है कि आप लोगों को पढ़ाना लिखाना है, बल्कि अंग्रेज इस एजुकेशन पॉलिसीज के द्वारा आप पर शासन करें, आप पर लोगों को तैयार करें, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो एजुकेशन पॉलिसीज के द्वारा लोगों को थोड़ा बहुत शिक्षित करते हैं, और लोगों को शिक्षा के द्वारा ये समझ में आया कि यार अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। वैसे ही जैसे जियो आज की डेट में आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शुरुआत में उसने एक आदत डाल दी थी 3 GB खाने की, सुबह दोपहर शाम 1 GB 2 GB 3 GB हम खा रहे हैं। बाद में हमें पता चला कि नहीं, ये तो एक उसकी पॉलिसी का हिस्सा है, और इस तरीके से आपका दिमाग, आपका पुनर्जागरण होगा। देयर इज ए पीरियड ऑफ द रेनेसा इन द इंडियन सोसाइटी। समाज में रिफॉर्म्स होंगे, सुधार होंगे, क्योंकि कुछ लोग जाग चुके हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि कुछ लोग समझ चुके हैं कि जियो किस तरीके से अपना फंडा फैला रही है, और यहां पर सामाजिक सुधार होंगे, न केवल रिलीजन में सुधार होंगे बल्कि समाज में भी सुधार होंगे। लोगों को रियलाइज होगा कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन वास्तव में वो हम पर रूल कर रहे हैं, और अब हमें समाज को सुधारना होगा। और जब समाज को हम सुधारेंगे
रिफॉर्म्स करेंगे तभी तो लोग क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे और तभी अपने हक के लिए हम अंग्रेजों से लड़ पाएंगे। तो समाज में मतलब इस कंपनी को बाहर भगाने के लिए, ब्रिटिश कंपनी को हटाने के लिए हमें पहले समाज को इकट्ठा करना होगा और समाज को इकट्ठा करना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो विचारधाराएं आती हैं और यहां पर दो आइडियोलॉजी हैं जो रिलीजन या कह सकते हैं समाज को सुधारेगी। वन इज ऑर्थोडॉक्स एंड अनदर वन इज द नॉन ऑर्थोडॉक्स, परिवर्तनवादी। देखिए ऑर्थोडॉक्स मतलब कौन होंगे, ऑर्थोडॉक्स मतलब ट्रेन वाले, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ट्रेन वाले। और नॉन ऑर्थोडॉक्स होंगे कौन से, बस वाले। अब आप बोलेंगे सर ये ट्रेन वाला बस वाला क्या है, तो ट्रेन वाला इस बस वाला इज नथिंग बट दैट मींस यहां पर हम देखेंगे दो व्यक्ति के नाम। मेरे परंपरावादी कोई और नहीं है, दयानंद सरस्वती हैं जो ट्रेन से संबंधित हैं, और परिवर्तनवादी मतलब कौन है, राजा राम मोहन राय, और वो है आपके परिवर्तनवादी। देखिए इसको मैंने एक शब्द उपयोग किया है, ट्रेन वाला और बस वाला। अब इसको एक कहानी के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए आप लोग जो है अभी भोपाल में हैं और भोपाल से आपको जाना है न्यू दिल्ली। दो रास्ते हैं, एक तो आपको ट्रेन के द्वारा जाना है और आपको एक बस के द्वारा जाना है। अब आप ये बताइए कि बस जो है, सॉरी, जो आपकी ट्रेन है वो कहां चलती है, वो एक रेलवे ट्रैक पर चलती है, एक प्रॉपर मार्ग पर चलती है, वो ट्रैक को छोड़कर कभी भी चेंज नहीं करती है। तो आपको भोपाल से इंदौर जाना है, एक प्रॉपर ट्रैक पर ही जाना होता है, एक प्रॉपर ट्रैक पर ही अपने आप को जाना होगा। लेकिन यदि हम देखें कि बस वाला है, बस वाले ने देखा कि जहां से जगह है वो वहां से रास्ता बनाते हुए वो क्या करेगा, वो अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच जाएगा। तो बस का मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं चेंजेबल है, वो बहुत तेजी से चेंज हो जाता है। कभी रास्ता बंद है तो वो क्या होगा, कभी ट्रैफिक है तो वो दूसरे रास्ते से चला जाएगा। लेकिन ट्रेन के मामले में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहां पर दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय दोनों का उद्देश्य क्या था, समाज को सुधारना। लेकिन एक का रास्ता था ट्रेन वाला, एक का रास्ता था बस वाला। बस वाले का मतलब यह हुआ कि वो चेंज या परिवर्तन कर रहा है। बस वाला ये कहता है कि इंडियन सोसाइटी को सुधारना है और इसमें यदि हम रिमिक्स का तड़का लगा दें, जैसे आज की डेट में गाने बनते हैं, हनी सिंह का गाना आता है तो उसमें क्या होता है कि एक पुराना गाना होता है उसमें नया रिमिक्स लगा दिया जाए, तो वैसा ही हम देखते हैं कि जो आपके बस वाले हैं वो चेंज कर रहे हैं, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी में कुछ अच्छी बातें किसकी लगा दी जाएं, किसकी बता दी जाएं, ईसाई धर्म की, क्रिश्चियन कम्युनिटीज की। और इस तरीके से राजा राम मोहन राय अपने विचार रखते हैं। समाज को सुधारना इनका भी काम है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। परंपरावादी जो है वो ट्रेन वाले वो ये कहते हैं कि मुझे अपने एक प्रॉपर ट्रैक पर चलना है। मेरा ट्रैक क्या है, मेरा ट्रैक है वेद। और इसीलिए दयानंद सरस्वती कहते हैं कि चलो भाइयों, हमें भारत और हमारे समाज को सुधारना है तो हमें कहां झांकना होगा, हमारे ट्रैक में। और हमारा ट्रैक कहां मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री में। और एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा जो ट्रैक है वो है आपका वेद। और वेद में सती प्रथा को दैट मीन्स ठीक है जगह नहीं दी गई है। राजा राम मोहन राय भी यही कहते हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय जो है वो रिमिक्स करते हैं। रिमिक्स मतलब तड़का लगाते हैं और वो कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ईसाई धर्म की अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। दयानंद सरस्वती कहते हैं नो, दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि हमें केवल और केवल भारत की परंपरा पर चलना है, हमें अपने ट्रैक को नहीं छोड़ना है। और वो ट्रैक क्या है, वो ट्रैक है हमारा वेद। क्योंकि वेद में भी सती प्रथा, विधवा जो विवाह है उनको भी इसी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सामाजिक बुराई है उसको नेग्लेक्ट किया गया है। मेरी बात समझ में आई, ट्रेन वाला बस वाला, तो दयानंद सरस्वती ट्रेन वाला मतलब परिवर्तन। अब जब आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं, जब लोग आप सभी का समाज में सुधार हो चुका है, तो अब आप लोग कहां जाएंगे, आजादी की ओर। सब लोग जियो की सिम फेंक देंगे। अब हमें चाहिए आजादी, और आजादी लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, स्वतंत्रता संग्राम की ओर जाना होगा। क्यों, क्योंकि अब आप लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। कुछ लोग दयानंद सरस्वती से जाग चुके हैं, कुछ लोग राजा राम मोहन राय से जाग चुके हैं। और नाउ यू आर क्लियर फॉर द बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल। और अब आप जाएंगे स्वतंत्रता संग्राम की ओर। और स्वतंत्रता संग्राम बेसिकली क्या होंगे, दो होंगे। वैसे हम देखेंगे कि एक्चुअली जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो आपके
1857 में भी होते हैं, बट ये पता है आपको कि 1857 में आजादी आपको नहीं मिली है। इसीलिए 1885 में एक पार्टी की स्थापना होगी, एंड दिस पार्टी नेम इज नथिंग बट दैट इज द पार्टी ऑफ द राहुल गांधी। और राहुल गांधी की पार्टी 1885 में बनेगी, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज दैट मीन्स उसके कुछ स्टेजेस हैं, वो है आपका मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, और इसके बाद आएंगे गांधी। अब देखो थोड़ा सा समराइज वे में थोड़ा फटाफट लेता हूं। देखिए उदारवाद का मतलब है लिबरल, है ना। लिबरल मतलब बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर। इसको हम ऐसे समझते हैं, लेट सपोज दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए और एक का नाम है बी। ए ने बी से 10,000 रुपए उधार लिए हैं, है ना। मतलब दो फ्रेंड हैं और दोनों फ्रेंड ने दैट मीन्स ठीक है, ए ने मतलब बी को 10,000 रुपए दिए। अब ए फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड मतलब बहुत दोस्ती वाले संबंध होते हैं। यार मेरे 10,000 रुपए कब देगा, ऐसी होता है, आप लोग ऐसे ही मांगते हैं और ऐसे ही आपका दोस्त जो है वो कहीं ना कहीं देता है। तो आपने बोला कि भाई कि मेरे 10,000 रुपए कब देगा। ए ने बी को दिए थे पैसे, तो बी बोलता है हाँ ठीक है दे देंगे, आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों दे देंगे। इस तरीके से बात चल रही, बहुत ही दोस्ताना संबंध चल रहे हैं 10,000 रुपए को पाने के लिए। यहां पर ए मतलब कौन है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां बी का मतलब कौन है, अंग्रेज। और अंग्रेज जो है वो 10,000 रुपए नहीं दे रहे, किसके, नेशनल कांग्रेस की। नेशनल कांग्रेस उससे डिमांड कर रही है, भाई मेरे 10,000 रुपए दे दे, क्यों, मेरा दोस्त है तू, आजा मेरे को 10,000 रुपए दे दे। अंग्रेज जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, कल ले लेना, परसों ले लेना। इस तरीके से कितने साल निकल गए, 15 साल निकल गए। 85 से ये मांगना शुरू किया और 1905 में जाकर बेसी कह सकते हैं अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं उनके 10,000 रुपए नहीं दे रहे। दोस्ती यारी वाला काम खत्म हो गया। एक दिन आपने देखा कि आपका दोस्त जो है एक बड़े से मॉल के बाहर बहुत सारे पैकेट रखे हुए हैं और आपको समझ में आ गया कि ये भाई जो है वो 10 लाख की शॉपिंग कर आ रहा है। अब आपको क्या होगा, अब आपके अंदर सन्नी देओल की आत्मा आ जाएगी और आप बस जो है वो हैंडपंप को उखाड़ने वाले होंगे। मतलब आपको आ जाएगा गुस्सा, और ये गुस्सा कहां आएगा, 1905 में। और ये गुस्सा वास्तव में क्या है, बंगाल का सेपरेशन। आप हमें आजादी तो दे ही नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आपने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। और ये घटना जो है वो 1905 की है और 1905 में आप अपना गियर चेंज करेंगे, सन्नी देओल की आत्मा आप में आ जाएगी और यही दौर यही दौर कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट या अतिवादी कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्या 10,000 रुपए मिले? अभी नहीं मिले। गुस्सा भी इसी कह सकते हैं यहां पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आजादी तो एक ही व्यक्ति दिलाएगा जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। भाई इंडिया को पहला वर्ल्ड कप जो है 1984 में मिला, उसके बाद हमें काफी लंबा समय इसी बिताना पड़ा और यहां पर जो कैप्टन है, यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है आपका महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी दैट मींस महेंद्र सिंह धोनी के बेसिकली हम कह सकते हैं कि नेतृत्व में हम यहां पर 3 वर्ल्ड कप खेलेंगे और पहला वर्ल्ड कप है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है असहयोग। तो गांधी युग के दौरान हम देखते हैं कि पहला जो है बीसी मूवमेंट होता है नॉन कोऑपरेशन, और गांधी जी कहते हैं कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, मतलब ब्रिटिश कंपनी का सहयोग नहीं करेंगे। क्या आजादी मिली? क्या 10,000 रुपए मिले? नहीं मिले। क्या वर्ल्ड कप मिला? नहीं मिला। और इसके बाद गांधी जी जो है महेंद्र सिंह धोनी मतलब CDM मूवमेंट चलाते हैं, सविनय अवज्ञा। हम आपका विनय के साथ दैट मींस ठीक है मना कर देंगे विथ सम काइंड ऑफ द रिस्पेक्ट। और इस तरीके से ये मूवमेंट 1929 में शुरू होता है। और इसके बाद फाइनली आता है भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा हम देखते हैं कि गांधी ये कहते हैं अब अंग्रेजों आपको भी छोड़ना ही होगा ये भारत। और 1942 में ये मूवमेंट शुरू होता है और फाइनली इंडिया को उसके 5 साल के बाद जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप या आजादी मिल जाती है। और इस तरीके से ये आपका चार्ट कंप्लीट होता है। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और 1947 के बाद की जो घटना है वो कहां जाएंगी, वो इकोनॉमिक्स में जाएंगी या पॉलिटी में जाएंगी। गॉट इट माय पॉइंट्स? ये मेरी बात समझ में आई? आजादी मिली आपको, मतलब
है ना, मतलब कहीं ना कहीं आपको आजादी इस चार्ट से मिली है, लेकिन सिलेबस जो है वो बहुत ही ब्रॉड है। आपका कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप असहयोग मत करना, नहीं तो आंदोलन कन्वर्ट में हो जाएगा। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, आपके सहयोग के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला के समान है। यहां पर हम देखते हैं कि नरम भी हैं और गरम दर वाले भी हैं। अभी मैंने बताया अतिवादी, है ना, और आप देखेंगे कि यहां पर कई विचारधाराएं भी सी होती हैं। दैट मीन्स ठीक है, देयर आर द इस देखो एक चीज समझिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक छाते के समान है। छाते के अंदर कितने लोग आते हैं, अम्ब्रेला के नीचे कितने लोग आ सकते हैं? हम देखेंगे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, और ये बहुत सारे लोग कोई और नहीं, दैट मीन्स अलग अलग आइडियोलॉजी वाले हैं। ये बेसिक कह सकते हैं नरम दल वाले हैं, ये है आपके सन्नी देवल, है ना, ये है आपके बेसिक कह सकते हैं आपकी जो क्रांतिकारी विचार। तो अलग अलग व्यक्ति हैं और अलग अलग विचारधाराएं, वो सब कहां किसके अंदर आ गई? एक अम्ब्रेला के अंतर्गत आ गई हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लाइक एबीसी अम्ब्रेला, जिसमें बहुत सारी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन ऐसा ही एक घटना आती है 1906 में, 1906, और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होगा, मतलब रेनकोट वाले। और रेनकोट में कितने लोग आते हैं? रेनकोट में मेरे हिसाब से एक रेनकोट के अंदर एक ही व्यक्ति आएगा। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का काम क्या है? मुस्लिम लीग का काम केवल यही है कि रैन से हमें बचाना, केवल किनको? मुस्लिम लोगों को। तो इस रेनकोट में वही लोग आ सकते हैं जो मुस्लिम हैं, और इस तरीके से ये पार्टी का स्टेबलाइजमेंट होता है। तो एक बहुत ही ज्यादा बेसी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस बता रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे अम्ब्रेला, जिसमें हम देखेंगे रेनकोट वाला। और रेनकोट में भी क्या होता है, आप देखेंगे कि बारिश के साथ साथ ही क्या होता है कि रेनकोट क्या होता है? डैमेज हो जाता है। रेनकोट में हम देखेंगे डैमेज हो जाने के बाद क्या होता है, क्या रेनकोट वाला छाते के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस और नो? क्या रेनकोट वाला छाते के नीचे आ सकता है? और यही घटनाक्रम हम देखेंगे 1960 में, और लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ कॉन्फ्रेंस के दौरान हम देखते हैं कि ये रेनकोट वाले, मतलब मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति भी कांग्रेस के साथ नीचे आ जाएंगे। तो हम ऐसा समझेंगे कि सिचुएशंस जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। रेनकोट जो है वो डैमेज हो गया, मतलब मुस्लिम लीग जो है वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, और इस तरीके से ये सीक्वेंस बढ़ेगी। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये 10,000 रुपए की कहानी, ये आजादी की कहानी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको आप मतलब काफी इंजॉय करेंगे। तो ये रेनकोट वाले की कहानी, ये अम्ब्रेला वाले की कहानी, ये ट्रेन वाले की कहानी, ये बस वाले की कहानी, ये एंड्रॉइड की कहानी, ये बस विंडो की कहानी आपने सीख ली है, और इसके द्वारा आपको चार्ट समझ में आ गया। अब ये चार्ट समझने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस और नो? सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट जरूर कर दें और अब आंसर दे पाए उस क्वेश्चन का जो हमने सबसे पहले दिया था। मैंने इसको बताया था सिंपल वे में, द अल्फाबेट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, और मैंने केवल आपको अल्फाबेट्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री ही समझाए हैं। कैसे सीक्वेंस बनता है, कैसी सिचुएशंस बनती हैं। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है कि सर अकबर नहीं आया अभी तक, मैं पढ़ा रहा हूं मौर्य, तो उसे वेट करना होगा, उसे समझना होगा कि अकबर के समय पर ही आएगा, वो पहले नहीं आएगा। कोई भी सिचुएशंस, कोई भी घटना अपने टाइम पर आएगी, एक सीक्वेंस में चल रही है इंडियन हिस्ट्री। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा चार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। अब आप मेरे को आंसर दीजिए, सबसे पहले इसमें कौन आएगा? केवल एक व्यक्ति का नाम लिखना है आपको। आइदर यू कैन राइट डाउन अकबर, मिनांडा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त और अलाउद्दीन खिलजी एंड अशोक। सबसे पहले इसमें कौन आएगा? अब आप सारे आंसर दे पाएंगे, और यस यू कैन डू इट राइट नाउ। और इस क्रम में हम देखते हैं, सबसे पहले आपको चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलेगा। देखिए वही चीज जो आप पहले नहीं दे पा रहे थे, क्या अब आप उसको दे पा रहे हैं? दिस इज द बेसिक कह सकते हैं इंप्रूवमेंट इन योर सेल्फ, दैट इज द बेसिक कह सकते हैं द सीक्वेंस।
ध्यान दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर पर अशोक आएगा। यदि आप सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं तो अशोक आएगा। और इस क्रम में हम यदि देखें तो हमने ये देखा था कि इसी क्रम में हम देखेंगे हमारे पास फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे थे, और इस क्रम में हमारा अगला आ जाएगा मिनांडर। ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हमने देखा, उसके बाद मौर्य वंश का ही एक रूलर है वो अशोक सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और इसके बाद हम इन्वेडर्स देखेंगे मिनांडर थर्ड नंबर पर, और इस क्रम में हम आगे देखेंगे तो हमें देखने को अगला मिलेगा चंद्रगुप्त गुप्त वंश का रूलर, और इस क्रम में हमें आगे देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त के बाद खिलजी, और खिलजी के बाद हमारा अकबर। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये होगा सबसे पहले मौर्य, अशोक, मिनांडर एंड चंद्रगुप्त, देन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी एंड अकबर। I hope now you have cleared the basic funda of the history. अब आपको सारे बेसिक फंडे क्लियर हो चुके होंगे हिस्ट्री के। मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं कैसे याद रखना है, मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई है कैसे उनकी डायनेस्टीज को थोड़ा सा हमें समझना है, कैसे हिस्ट्री चेंज हो रही है, कैसे हमको समझना है, मतलब दैट मीन्स द कंपैरेटिव वे में, कैसे मनमोहन सिंह की कहानी के द्वारा हमने मोहम्मद बिन तुगलक को समझा, कैसे एंड्रॉइड के द्वारा हमने भी एंड्रॉइड और आपके विंडो के द्वारा जैनिज्म एंड बौद्धिज्म को समझने की कोशिश की। तो ये बेसिक एक ओवरव्यू है पूरी इंडियन हिस्ट्री का। देखिए स्टोन एज, आज हम 21st सेंचुरी में हैं और हम एक मोबाइल टेक्नोलॉजी के युग में हैं, 5G की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं स्टोन एज की। स्टोन मतलब आपका हिंदी में कहा जाएगा पाषाण। अब देखिए क्या है कि बड़ा एक बोरियत टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का उपयोग करना होगा। हम एक कंपैरिजन वे में देखेंगे। कंपैरिजन वे का मतलब है एक तुलनात्मक रूप से देखेंगे, और इसे हम करेंगे कंपैरिजन 21वीं सेंचुरी के द्वारा। ओके, ठीक है, तो स्टोन एज को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू द फर्दर हमें ये जान लेना जरूरी है कि ये कहां से रिलेटेड है। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, मैंने वहां से चैप्टर नंबर 4 उठाया है, और जिसका नाम है स्टोन एज या इनिशियल ह्यूमन या प्रारंभिक मानव। यहां से भी आप देख सकते हैं, देखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 है। देखिए शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं, हम यदि कह सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसे मैं बीच में आपको बता दूंगा, लेकिन हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो यहां से होगी, दैट इज बेसिकली द स्टोन एज, द अर्ली मैन, इनिशियल मैन, इनिशियल ह्यूमन की हम बात करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि स्टोन एज जो चैप्टर है वो आपका एंशिएंट से जुड़ा हुआ है, और हम जो है 21वीं शताब्दी में बात करने वाले हैं, 21वीं सेंचुरी की बात होने वाली है। तो बड़ा बोरियत टॉपिक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमें समझेंगे कि ये कैसे जुड़ा हुआ है, एंड दिस टॉपिक इज वेरी कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। क्योंकि स्टोन एज कह लीजिए या मनुष्य का विकास कह लीजिए, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जैसे एक सिस्टम है मोबाइल फोन, इस मोबाइल फोन के द्वारा ही आप मुझे देख पा रहे हैं, और मोबाइल फोन का जब प्रचलन बढ़ा या इसका जो यूज बढ़ा, तो हम देखेंगे एक रिवॉल्यूशन टाइप से आ गया, और इस रिवॉल्यूशन में हम देखते हैं कि जियो के आने के बाद एक ड्रामेटिकली चेंजेस आया, और ये बहुत तेजी से बढ़ा, और हम देखेंगे द यूजेस ऑफ इंटरनेट इज गोइंग टू इंक्रीज वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से जियो या इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल या जो कहानी है वो बिल्कुल चेंज हो गई। ऐसा ही कुछ होने वाला है स्टोन एज में, और ये कहानी है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की। ये कहानी मैंने आपको बताई मोबाइल से जोड़कर, और इस कहानी को हम जोड़ेंगे मनुष्य के विकास के साथ। तो यहां पर मोबाइल टेक्नोलॉजी या इंटरनेट ने जो है बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया, वैसा ही कुछ स्टोन एज में होगा। समझ में आया? स्टोन एज में ऐसा ही कुछ होगा, और ये कहानी जुड़ी है वो ह्यूमन के डेवलपमेंट से। तो थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले जो ह्यूमन था वो कुछ इस बंदर की तरह था। मैं और आप जो हैं वो यहीं से आए हैं ओरिजिन, और हमारे प्राचीन काल में हमारे पीछे एक पूंछ हुआ करती थी, ऐसा आप समझ लीजिए, और हम एक बंदर के समान थे। और यहां पर हम देखेंगे कि ये बंदर जो है बंदर नहीं रहेगा, वो आज की डेट में लैपटॉप चला रहा है। मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा, और कुछ लोग जो हैं वो उसी बंदर को देख रहे हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स, है ना? थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, है ना, बाकी कुछ दिल पे मत लेना। तो ये बंदर जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, जो आप सेकंड पिक्चर से आप समझ सकते हैं। दिस
monkey is going to develop further and this monkey is again, अब आप देखेंगे इस मंकी के हाथ में एक टूल आ चुका है और इस टूल के द्वारा वो क्या करने वाला है, कुछ ऐसे काम करने वाला है जिसको हम समझेंगे यहां पर, और ह्यूमन का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। लेकिन ये टूल जो है आगे चलकर इसमें भी चेंजेस आएंगे और फाइनली ये जो है अपने टूल्स को चेंज कर देगा। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो टूल है वो उसमें शार्पनेस नहीं है, मतलब ये शार्प या नुकीला नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये टूल्स जो है उसमें परिवर्तन आ जाएंगे और ये बंदर जो है अब क्या है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कूल मैन वी कैन से दैट, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से व्यक्ति है और इस तरीके से होगा और आगे हम देखेंगे कि ये बंदर जो है लैपटॉप वगैरह भी चलाया जाएगा और कुछ बंदर जो है और वो आपको देखने को मिलेंगे। तो एक कहानी मैंने आपको थोड़ी सी बताई जिससे हम देखते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है और इनिशियली दिस पर्सन, दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो ह्यूमन है वो स्टोन का यूज करेगा और यही कहानी को हम समझने वाले हैं। But before going to the ABC in detail of this chapter, we need to understand the division of the history on the basis of the resources. ये छोटा सा एक सेक्शन है जिसमें हम देखने वाले हैं कि हिस्ट्री को हम रिसोर्सेज के आधार पर डिवाइड करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है कि अभी तक हमने हिस्ट्री जो देखी है, इट वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट रीजन। हमने देखा था कि एंशिएंट है, मिडाइवल है और आपका मॉडर्न एज, कुछ इस तरीके से हमने इस तरीके से डिवाइड किया था हमारे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहां पर डिवीजन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्सेस। हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं जिसके बेस पर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें, और हिस्ट्री को जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला जो फेस आता है, दिस फेस इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक एज and this is called the प्रोहिस्टोरिक एज and this is called the हिस्टोरिकल एज। अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, पहले डिफरेंसेस को समझ लेते हैं, एक एक लाइन में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रागैतिहासिक काल इज नथिंग बट दिस इज स्टोन एज, और स्टोन एज मतलब डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, है ना, बाकी हम थोड़ा समझते जाएंगे। तो स्टोन एज जो है वो ह्यूमन के डेवलपमेंट से जुड़ा है, जैसा अभी हमने एक कहानी के द्वारा समझा, और ये जो स्टेज है इसे प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। बट ये प्रागैतिहासिक काल है क्या, तो हमें पहले समझना है, जब ह्यूमन के पास केवल क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होंगे। तो प्रागैतिहासिक काल या प्रीहिस्टोरिक एज वो एज है जब आपके पास केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल के सोर्सेस हैं। हिस्ट्री को जानना है तो कैसे जानेंगे आप, हम देखेंगे कि वहां पर हमने आर्कियोलॉजिकल के सोर्सेस यूज किए, हमने जैसे मान के चले कॉइन्स को यूज किया और कॉइन्स के आधार पर हमने हिस्ट्री को समझने की कोशिश की। ये वो काल है जब मनुष्य जो है इलिटरेट है, असभ्य है, वो बिल्कुल सभ्य नहीं है, उसे कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, उसे भोजन खाने का तरीका पता नहीं है, वो कच्चा मांस जो है वो खा जाएगा, लिटरेट नहीं है। बस यहां से आप जोड़िए, तो हमें कहां से हिस्ट्री पता चलेगी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के द्वारा, उनके कॉइन्स के द्वारा हमें हिस्ट्री पता चल रही है। उसने कोई चित्र बना दिया है, वो चित्र हम पढ़कर जान लेंगे वहां का इतिहास। तो हिस्टोरिकल एज या स्टोन एज वो एज है जब मनुष्य जो है नोमैडिक कंडीशंस में है, वो हमेशा फूड की सर्च में है, वो काल आपका प्रागैतिहासिक काल होगा। गॉट इट माय पॉइंट्स, प्री हिस्टोरिक एज। एंड इसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए, अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या आता है, यहां एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं। कौन सी, अब देखिए स्टोन एज का कोई एविडेंसेस क्या होगा, तो यहां पर हम सबसे अच्छा उदाहरण देखेंगे भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और भीमबेटका में आपको कुछ ऐसे चित्र मिले हैं, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं जो आपके टूल्स मिले हैं जिसके बेस पर हम इस एज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा हम देखते हैं, अब देखो ह्यूमन वॉज नॉट लिटरेट, मतलब कहीं ना इलिटरेट, वो कहीं ना कहीं असभ्य था, उसे कपड़े पहनने का तरीका नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ। अब धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तो वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा। क्या वो हमेशा आप इसी कह सकते हैं वो लिटरेट रहेगा, अशिक्षित रहेगा? तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा। अब पढ़ना लिखना सीखेगा तो क्या होगा, वो लिटरेचर लिखेगा। लिटरेचर मतलब साहित्य, लिखित सामग्री, है ना। लिखित सामग्री का मतलब जैसे मान के चलिए कोई भी नोटबुक है, उस नोटबुक में ये लिख देगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था इंडिया में, या ऐसी ऐसी हिस्ट्री थी। तो साहित्य जब लिखे जाने लगेंगे तो हम ऐसा कहेंगे कि ह्यूमन जो है वो सभ्य हो चुका है, एक जेंटल पर्सन बन चुका है, वो समझ चुका है। और जब सभ्य हो जाएगा तो ये एज कहा जाएगा हिस्टोरिकल एज।
करेक्ट है। तो हम ऐसा कहें कि इस एज से, मतलब फर्स्ट एज से, आपका प्री हिस्टोरिक एज से जब हम यहां की ओर जा रहे हैं हिस्टोरिकल एज में, तो यहां पर व्यक्ति जो है वो लिटरेट हो चुका है, यहां शिक्षित हो चुका है। लेकिन बीच वाले एज में क्या होगा, तो यहां हमें थोड़ा सा समझना होगा। दूसरे वाले एज में हिस्ट्री जो है वो दो चीजों पर डिपेंड है। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द प्रोहिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक। यहां पर हम देखेंगे कि हिस्ट्री को हमें समझना है तो हमें पुरातत्व के साधनों के साथ साथ ए पीरियड डिपेंड ऑन ऑफ द बेसिक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो होंगे ही, इसके साथ साथ हमें साहित्यों को भी समझना होगा। लेकिन यहां के लिटरेचर देखिए, यहां से जब हम यहां की ओर आए हैं तो यहां पर ह्यूमन जो है वो थोड़ा सा लिटरेट हो गया, लेकिन उसने मान के चलिए कुछ ऐसा लिख दिया है, ये आप में से कोई बता सकता है ये मैंने क्या लिखा है? आप में से कोई बता सकता है मैंने ये क्या लिखा है? जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है, जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है, जो मैंने थर्ड नंबर पे लिखा है, क्या आप में से कोई बता सकता है? आप सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यस, मेरे पास एक आंसर आया, भारत, है ना। नीचे वाला भी आप पढ़ पाए, ये मैंने हिंदी में लिखा है, ये मैंने रोमन लिपि में लिखा है, एंड ऑल दीज आर बेसिकली भारत। ये जो पहले नंबर पर लिखा है ये भी भारत लिखा है, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? उर्दू लैंग्वेज में लिखा है। देखिए क्या है, मैं आपको केवल यह समझाना चाहता हूं कि आपने सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को इसीलिए आइडेंटिफाई किया क्योंकि आपको उसकी स्क्रिप्ट पढ़ना आ गया, उसको आपकी लिपि पढ़ना आ गया। तो प्रोहिस्टोरिक मतलब वही एज है जब हमें मालूम है कि ये कुछ लिखा तो है बट हम इसको समझ नहीं पाए हैं। मैंने भी ये क्या है कुछ ऐसे ही बना दिया है, मुझे भी उर्दू बिल्कुल नहीं आती है। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो मैंने केवल आपको यही समझाया है कि ये चीज जो लिखी है वो हम समझ नहीं पाए हैं जब तक हम उसको, उसकी लिपि को पढ़ नहीं लेते हैं, उसकी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ लेते हैं। तो जो सेकंड एज है, दैट मींस प्रोहिस्टोरिक एज, वो है जहां हमें आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ लिटरेचर्स को भी पढ़ना आना चाहिए, लेकिन हम इसके लिटरेचर्स को पढ़ नहीं पाए हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? आगे बढ़ते हैं तो इसमें आएगा, देखिए इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल, यदि इस पॉइंट की एग्जांपल की हम बात करें तो ये एग्जांपल में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कुछ इस तरीके से बना के चले गए। अब ये क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन कुछ लिखा तो है, वहां के लोग लिटरेट तो थे, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर इंडस वैली सिविलाइजेशन एज ए एग्जांपल ऑफ द प्रोहिस्टोरिक एज। इसीलिए हम इसको कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो यहां पर लिटरेट तो है, आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं, यहां से यहां पर हम आएंगे तो यहां पर मनुष्य जो है उसकी जो हिस्ट्री है हम लिटरेचर से बात करेंगे। तो ये वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ह्यूमन जो है वो कहीं ना कहीं सभ्य हो चुका है, लिटरेट हो चुका है, अब वो एक डिसेंट मैन बन गया है, एक जेंटलमैन बन गया है, और उसके साक्ष्य जो है वो हम पढ़ पाएंगे। और इसमें कई उदाहरण आ जाएंगे, जैसे अलबरूनी की बुक है आपका तहकीकात हिंद है, इब्न बतूता की बुक आप रहला लिख सकते हैं। तो जितने भी लिटरेचर्स हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे एम्पल अमाउंट ऑफ द एग्जांपल हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं फिर से बता देता हूं, ये वाला टाइम पीरियड वही होगा जो केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर होगा। ये वाला टाइम जो है वो रिटन एविडेंसेस पर होगा, और हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है वो सभ्य हो चुका है और वो शिक्षित हो चुका है, पढ़ लिख गया है। यहां पर व्यक्ति जो है वो गवार है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कच्चा मांस खाता है, कपड़े पहनने का तरीका नहीं है। जबकि यहां पर हम देखेंगे लिटरेचर्स के साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। गॉट इट पॉइंट्स? ये क्लियर हुआ? अब हिस्ट्री को हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये मैंने यहां भी रखा हुआ है, तो यहां से भी आप समझ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मनुष्य जो था वो असभ्य था, इसका एग्जाम्पल भीमबेटका हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा तेज ले लेता हूं, है ना। पुरातत्व के साथ साथ आद्य ऐतिहासिक काल पढ़े जाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, और उसका उदाहरण है इंडस वैली सिविलाइजेशन। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो ये आपके दूसरा हो जाएगा। हिस्टोरिकल, दैट मीन्स हम देखेंगे लिखित साक्ष्य उपलब्ध होंगे, रिटन एविडेंसेस अवेलेबल इन दिस एरा, एंड दिस कॉल्ड द बेसिक
मैन लर्न टू रीड एंड बिकम द सिविलाइज हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। और इसका जो मतलब जो सोर्सेस होंगे वो हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो ओवरऑल जो है सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, फॉरेन ट्रैवलर, राइटर्स, तो वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आई होप यू दैट मीन्स ठीक है, यू गॉट इट दिस पॉइंट, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तो हिस्टोरिकल ये हो जाएगा और हम इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। द सोर्स टू नो द इंडियन हिस्ट्री, ये आने वाला चैप्टर्स है, हम इसको इस वाले पार्ट को यहां पर कंसीडर करेंगे। गॉट इट माई पॉइंट्स? ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, स्टोन एज की बात करते हैं, थोड़ा सा हम जाते हैं और मैंने कुछ फ्लोचार्ट्स यहां पर कन्वर्ट किए हैं। इनिशियली ह्यूमंस के एविडेंसेस कहां मिलते हैं, प्रमाण कहां मिलते हैं? जैसे आज की डेट में एक ह्यूमन आपको पढ़ा रहा है और 10 ह्यूमन जो है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले ह्यूमन के एविडेंसेस कहां मिले, साक्ष्य कहां मिले? वो हमें मिले हैं फॉसिल्स के फॉर्म में या जीवाश्म, जीवों के अंश। जीवाश्म जो है वो मिले हैं आपके शिवालिक हिल्स में या हिमालय के क्षेत्र में। ये मैंने वहां से ही उठाया है, आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शिवालिक हिल्स दैट इज द पार्ट ऑफ द हिमालय एंड वी कैन फाइंड आउट द फॉसिल्स इन द पोतवार प्लेटू या कह सकते हैं पंजाब प्रोविंसेस इन द पाकिस्तान। गॉट इट माय पॉइंट्स? और इनको कुछ नाम दिए हैं राम पिथिकस और शिव पिथिकस। भाई जैसे मान के चले कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसे बचपन में टिंकू पिंकू कहा जाता है, बाद में उसका नाम होता है राहुल, या नाम तो सुना ही होगा, कुछ इस तरीके से बात होती है। तो इनिशियली ह्यूमन के जो एविडेंसेस मिल रहे हैं उनको एक नाम दे दिया है, तो थोड़ा सा ये हमें याद रखना है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमें ये समझनी है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना है कि एविडेंसेस कहां कहां मिले। थोड़ा सा यहां पर आता है 1982 दैट इज द प्लेस दैट इज इन द बीसी मध्य प्रदेश, नाम जगह है सीहोर डिस्ट्रिक्ट और सीहोर डिस्ट्रिक्ट भोपाल के नजदीक ही है। और हथनोरा में 1982 में कुछ एविडेंसेस मिलते हैं और जिसको कहा जाता है आपका होमिनिड स्कल या खोपड़ी, नाम दिया गया है। अब नाम दिया गया है और इसके लिए कुछ और नाम भी आते हैं, होमो इरेक्टस या निष्कपट मानव। तो ये कुछ अजीब अजीब सी चीजें आपको थोड़ा सा लग रही होंगी। बाद में जाकर, बाद में मतलब जब रिसर्च हुई और रिसर्च होने के बाद इन सब चीजों को इसमें कंसीडर किया गया कि ये तो क्या है, होमोसेपियंस है। और होमोसेपियंस के अवशेष ही हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। होमोसेपियंस ही आगे चलकर ह्यूमन के फॉर्म में डेवलप होते हैं और वो आगे चलकर कैसे कंप्यूटर चलाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने एक बैकग्राउंड के वे में बताया है। और आगे हम देखते हैं कि इसके अवशेष जो हैं वो आपको श्रीलंका में भी मिलते हैं। और श्रीलंका के अवशेष जो हैं टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट वॉज अराउंड 31,000 ईयर एगो। ये सब अवशेष जो हैं मोटे तौर पर हम देखें, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं या ह्यूमन के एविडेंसेस या फॉसिल्स वो हैं, वो तकरीबन 34 से 35 हजार वर्ष पुराने हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर ये बकवास हम क्यों कर रहे हैं? गॉट इट माय पॉइंट्स? 34 से 35 हजार वर्ष पुराने हैं मनुष्य के अवशेष। मतलब हम जो हैं देख रहे हैं वो एक विकसित फॉर्म है, एक डेवलप्ड फॉर्म है, लेकिन पहले क्या था वो जानने की कोशिश थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको थोड़ी क्लियर नहीं हुई होंगी, लेकिन इसे हम थोड़ा सा एक इजी वे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा पहले कठिन भी बताना जरूरी है, स्टोन एज है और स्टोन एज ऐसा ही थोड़ा समझ में आ जाएगा। दिस इज वेरी वन ऑफ द बेसिक कह सकते हैं कि इनिशियल टॉपिक एंड द वेरी टफ। हम यहां देखेंगे जितना भी मैंने आपको बताया उनका एक समरी देखते हैं ना। समरी का मतलब है एक फाइनल टच देखते हैं और फाइनल टच में हम देखते हैं कि ह्यूमन के जो एविडेंसेस मिले हैं दैट वाज अराउंड 3 lakhs to 2 lakhs BC, लगभग 3 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के हैं मनुष्य जब यहां पर आया। तो देखिए क्या है कि हमें केवल यहां पर यह समझना है कि ह्यूमन सबसे पहले कब आया, लगभग 3 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व। लेकिन उन मानव में से भी जो होमोसेपियंस है, और ये होमोसेपियंस जो हम हैं दैट मीन्स आप और हम, क्योंकि यहीं से हम देखेंगे ह्यूमन जो है वो डेवलप होता है, वो 36,000 वर्ष पुराना है, 36,000 ईयर अगो। इसको हम ऐसे समझ लीजिए कि मनुष्य लगभग कहां पर हैं, हम जो हैं, हम सब जो हैं वो 2021 में।
और जो है वो होमोसेपियंस कब का आया है, ये आए। लेकिन हम देखते हैं होमोसेपियंस से ही क्या हुआ है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। और ये स्केल आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक दिन में नहीं हुआ है। तो हिस्ट्री भी आपको एक साथ या एक दिन में नहीं समझ में आएगी, इट विल टेक सम टाइम। जैसे मनुष्य का विकास हुआ वैसे ही आप लोगों का विकास मैं हिस्ट्री में करने वाला हूं। लेकिन यदि हम देखें इस होमोसेपियंस के पहले भी कुछ था, तो वो आपको मिलेगा लगभग 3 लाख से 2 लाख वर्ष पहले। तो ये एक मोटे तौर पर ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इट वाज नॉट इन सिंगल डे। अंग्रेजी में एक कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। जो रोम शहर है वो एक दिन में नहीं बना है। मनुष्य का विकास भी जो है वो धीरे 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 हुआ है। और आप देख लीजिए लगभग इतने वर्ष की कहानी है। अब इस कहानी को थोड़ा इजी वे में हम समझने की कोशिश करते हैं और इजी वे में जाते हैं और शुरुआत जो है वो करते हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट की। तो मनुष्य के डेवलपमेंट की कहानी है और कैसे मनुष्य जो है वो डेवलप करता है वो हम समझने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मोबाइल के द्वारा देख रहे हैं। लेकिन मोबाइल के आने के पहले, मोबाइल आज की डेट में कैसे है, स्मार्टफोन है ना। सबको अपना अपना थोबड़ा दिखता है, मेरा थोबड़ा भी आपको दिख रहा होगा, है ना। स्मार्टफोन के द्वारा आप मुझे समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या मोबाइल फोन का जो टेक्नोलॉजी है वो शुरुआत से ऐसा था? नहीं था। पहले आप देखेंगे कि वो एक नोकिया का 1300 आता था, 2610 आता था। जो नोकिया का मोबाइल फोन किसी को फेंक के मार दो तो वो सामने वाला जो है वो मर जाता था, निपट जाता था, ऐसा कुछ होता था। और थोड़ा पीछे जाइए तो पहले क्या होता था, वो डब्बे वाले फोन आते थे और उसमें देवी प्रसाद को रॉन्ग नंबर लग जाता था और फिर उस पर एक मूवी बन जाती थी, है ना। वो तो आपको पता ही होगा। गॉट इट माई पॉइंट्स। तो मोबाइल फोन का डेवलपमेंट अचानक नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। सेम वैसा ही हम समझने वाले हैं मनुष्य के डेवलपमेंट। और मनुष्य का डेवलपमेंट सबसे पहले मनुष्य करता था उपयोग डब्बे वाले फोन, या ऐसे कह लीजिए स्टोन करता था, स्टोन का यूज करता था। स्टोन के यूज के बाद मनुष्य जो है वो धीरे धीरे कहां आया, धातु की ओर आया, मेटल की ओर आया। और ये फेज जो है मनुष्य के डेवलपमेंट को बताता है। स्टोन एज की यदि हम बात करें तो स्टोन एज को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे और वो है फर्स्ट फेज, एंड दिस फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द पैलियोलिथिक एज, और हिंदी में कहा जाएगा पुरा पाषाण काल। ये वो काल है जब मनुष्य जो है वो पत्थरों का उपयोग करता है, लेकिन कैसे करेगा। हालांकि पूरा 3 स्टेज होगा। शुरुआत में फर्स्ट स्टेज के बाद जो है पैलियोलिथिक के बाद सीधे सीधे डायरेक्ट आया नियोलिथिक एज। अब आप बोलेंगे यहां तो 1 लिखा है, यहां पर आपने 3 लिख दिया। वास्तव में शुरुआत में मनुष्य का जो डेवलपमेंट को लेकर रिसर्च की गई और रिसर्च में ये कंसीडर किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द स्टोन्स। हिस्टोरियंस ने इसे 2 पार्ट में ही डिवाइड किया। फर्स्ट इज कॉल्ड द पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, और लेटर ऑन के बाद में नियोलिथिक एज कहा गया। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुई, जैसे जैसे हम देखेंगे इसमें आपका आगे डेवलपमेंट हुए और रिसर्च में एक चीज निकल कर आई और ये बोला गया कि नहीं, पैलियोलिथिक से नियोलिथिक जाने के बीच में देयर इज ए अनदर एज, एंड दिस एज इज कॉल्ड द मेसोलिथिक एज। इसे कहा गया है मध्य पाषाण काल। मतलब ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में एक फेस और होना चाहिए। ये सब आधार किसके बेस पर है? टूल्स। और ये टूल्स किस चीज के बनाए जा रहे हैं? स्टोन के बनाए जा रहे हैं। और स्टोन के टूल्स बनाए जाएंगे तो यहां कुछ अलग होंगे, यहां कुछ अलग होंगे, यहां कुछ अलग होंगे। जानने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स की ओर बढ़ना होगा। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, बने रहिए। अभी हमने मनुष्य का स्टेज जो देखा है वो स्टोन एज में देखा है। अब देखिए क्या शुरुआत जो है आपकी मोबाइल फोन से हो रही है, लेकिन शुरुआत में मनुष्य डब्बे वाले फोन करता था। तो डब्बे वाले फोन के अचानक क्या वो मोबाइल स्मार्टफोन पर आ गया? नो, वो धीरे धीरे जा रहा है। अभी भी आप देखेंगे कि कई जगह पर हमें वो डब्बे वाले फोन दिखाई देते हैं अभी भी, करेक्ट है। तो यहां पर मनुष्य ने स्टोन जो है यूज किया, लेकिन अगले फेस में उसने स्टोन नहीं छोड़ा, उसने पाषाण का उपयोग तो किया, इसके साथ साथ एक मेटल को यूज करना शुरू कर दिया, जिसको चैल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ताम्र मतलब होता है तांबा और पाषाण मतलब तो पत्थर है ही। ठीक है। तो यहां पर वो स्टोन को नहीं छोड़ रहा है और स्टोन के साथ साथ वो एक धातु का उपयोग करना शुरू कर देता है। और ये चमकती हुई चीज सोना बिल्कुल नहीं है, एंड दिस मेटल इज कॉल्ड द कॉपर। अब कॉपर में आप जब टिन को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ब्रॉन्ज।
समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं ना कहीं जो अगला एज होगा, दिस एज इज कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज। गॉट इट माय पॉइंट्स? इसके बाद हम देखते हैं कि यही कहानी नहीं रुकती है और मैं भी यहां नहीं रुकता हूं, और ब्रॉन्ज एज के बाद हम देखेंगे अगला जो आएगा, दिस इज एज इज कॉल्ड द आयरन एज। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है फ्रॉम स्टोन एज टू मेटल, एंड दिस स्टोन इज गोइंग टू यूज बाय द डिफरेंट टूल्स। और इसके बाद हम मेटल की ओर देखेंगे तो ये मेटल जो है वो किस इस तरीके से देखने को मिलेंगे। हो रहा नहीं हो रहा विकास आपका? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आपका विकास भी होना चाहिए और मनुष्य का विकास भी होना चाहिए, और हम यहां देख रहे हैं। अब ये कांसा युग मैंने आपको बताया था, ब्रॉन्ज एज, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको वो चार्ट याद है? वो चार्ट याद है, और उसमें हमने देखा था स्टोन एज, और स्टोन एज के बाद हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आप देखेंगे वैदिक एज। गॉट इट माय पॉइंट्स? और लोहे का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं कि आयरन एज का एग्जांपल आपको कहां मिलेगा, कौन से सेक्शन में आपको वैदिक एज के अंतर्गत आयरन का उदाहरण मिलेगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। गॉट इट माय पॉइंट्स? अब एक चीज और है कि ये जो पुरापाषाण काल है, ये आपका जो पैलेलिथिक एज है, इसे भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट अचानक नहीं हो रहा है, इसमें बहुत समय लगेगा, और इसको हम बेसिकली लोअर पैलेलिथिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड। इसके बाद हम देखेंगे आपका जो मिडिल वाला है, एंशिएंट पार्ट है, या कह सकते हैं आपका अपर पैलेलिथिक एज है ना, आधुनिक पुरापाषाण। तो इसको भी फर्दर डिवाइड कर समझा जा सकता है। मैंने यहां पर टाइम पीरियड बिल्कुल नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर इनका टाइम पीरियड नहीं लिखा है कि ये कब से कब तक है। अब ये आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोगों ने मोबाइल चलाना कब सीखा? कोई मुझे डेट बताएगा, फिक्स डेट? आई थिंक आपको इसका आंसर नहीं पता होगा। स्टिल वी आर लर्निंग, हम अभी भी सीख रहे हैं। लेकिन मैं यदि कहूं कि आपने मोबाइल चलाना 2010 से 15 के बीच में सीखा, गॉट इट माय पॉइंट्स? तो आप जो है उसका आंसर दे पाएंगे, यस, मैंने लगभग इसी टाइम पीरियड में ये जो है मतलब आपका मोबाइल चलाना सीखा। तो मैं यहां ये कहूं कि जो पुरापाषाण का काल है वो क्या होगा, थोड़ा सा क्या है अनुमान के आधार पर, इसीलिए जो बुक्स अलग अलग होती हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या है अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने यहां ईयर नहीं लिखे हैं, बट आप जो है एनसीईआरटी के जो ईयर्स हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आपके जन्म की फिक्स तारीख है, लेकिन आपके मोबाइल चलाने की एक फिक्स तारीख नहीं है। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स, मैं क्या कहना चाहता हूं और आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो आप लोगों का थोड़ा थोड़ा विकास तो हो चुका है स्टोन एज में, और आपने देखा है कि किस तरीके से हम स्टोन एज से आपके मेटल एज की ओर जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, पैलेलिथिक में क्या होगा, मीसोलिथिक में क्या होगा, नियोलिथिक में क्या होगा? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, अब हम उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है? सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, इसकी बात करने वाले हैं पुरापाषाण काल की। आई होप यू आर ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग द बेसिक सेशन, और पुरापाषाण काल की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं पुरापाषाण काल में जो ह्यूमन था वो था नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब है खाना बदोश, हमेशा वो है फूड की सर्चिंग में रहता था। खाना कहां मिलेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा और इधर भागेगा, कभी कभी इधर भी भाग जाएगा। Got it my points? फूड की खोज में इधर उधर भागेगा। फूड उसका क्या होगा, वो होगा कच्चा भोजन। कच्चा भोजन मतलब कह सकते हैं मुर्गी को पकड़ेगा, उसकी गर्दन को दबाएगा और गटक जाएगा, खा जाएगा। क्या उसने पका हुआ भोजन खाया? नो, उसने पका हुआ भोजन नहीं खाया। खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा है, सर्चिंग ऑफ दैट मीन्स फूड अराउंड फ्रॉम दैट मीन्स ठीक है, रोमिंग अराउंड इन सर्च ऑफ द फूड, इधर उधर घूमेगा। अब जब वो इधर उधर घूमेगा और वो शाम को यदि हम कहें कि उसको खाने की खोज में वो दूर निकल जाएगा, और जब दूर निकल जाएगा तो वो कहां रहेगा? ही इज गोइंग टू सेटल डाउन इन द बेसिकली ट्री और कैप, वो गुफा या पेड़ में रहेगा। अब गुफा या पेड़ में रहेगा तो कोई उससे शादी करेगा क्या? भाई ये लड़का तो रोज इधर उधर घूमता रहता है ना, पेड़ पे उल्टा लटक के रहता है और गुफा में बेसी चढ़कर रहता है, तो क्या कोई इससे शादी करेगा? नो। तो हम ऐसा कहें, देयर इज नो फैमिली ऑफ द पर्सन्स ड्यूरिंग द पैलेलिथिक एज।
मनुष्य की कोई भी सोशल लाइफ नहीं होगी, कोई भी उससे रिलेशन नहीं बनाएगा, उसका कोई भी सामाजिक जीवन नहीं होगा। ये कहानी होगी पैलियोलिथिक एज की। नो फैमिली एंड नो मैरिज, वो सिंगल रह रहा है, सिंगल खाने की खोज में इधर उधर रह रहा है। अब एक चीज और है कि हम देखते हैं कि खाना बदोश तो है, खाना खाने की खोज के लिए वो टूल्स किस तरीके के यूज करेगा। गॉट इट माय पॉइंट्स? वो टूल्स जो हैं वो इर्रेगुलर इन शेप होगा, है ना। मतलब उसको बोला जाए वो मनुष्य क्या है, उसके पास ये एक टूल है। मतलब मान के चलो ये एक पत्थर है, एक स्टोन है, और इससे उसे एक ट्री को काटना है। तो कितने साल लगेंगे? 10 साल लगेंगे। आंसर मेरे पास आया 10 साल। मान लीजिए लेट सपोज एक स्टोन है ये गोल आकार का, और इस गोल आकार के पत्थर से जो है वो मनुष्य क्या कर रहा है, पेड़ को काट रहा है ना, और उसको लगेंगे 10 साल। आप बोल रहे हैं सर क्या मजाक कर रहे हो? ठीक है, मजाक तो हो रहा है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग इतना डेवलप नहीं है कि वो क्या करे कि इस बेडोल इर्रेगुलर शेप वाले औजार से ही वो क्या कर रहा है, पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। तो जो टूल्स थे दैट वाज इर्रेगुलर इन शेप, मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसके टूल्स कैसे होते हैं। तो ऐसा आप समझ लीजिए उन आकार में शार्पनेस नहीं हुआ करती थी, नुकीले नहीं हुआ करते थे, बेडोल प्रकार के थे, इर्रेगुलर इन शेप। अब हम उसके पीछे कारण क्या है, उसका दिमाग, और उसका दिमाग इतना नहीं चल पा रहा है, उसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ था। तो हिज माइंड वॉज नॉट डेवलप ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। मनुष्य का दिमाग बिल्कुल विकसित नहीं हुआ था, और इसका कारण पीछे था वो क्या कर रहा है, आपका कच्चा भोजन खा रहा है। अब आगे आने वाली है कहानी, वो है मनुष्य के डेवलपमेंट की, और किस तरीके से आग लगेगी। वैसे ही ये आग लगेगी जैसे जियो के आने से इंटरनेट में क्रांति आ गई। करेक्ट है? हाउ दिस गोइंग टू बी सी, फायर इज गोइंग टू फायर, मतलब कहीं ना कहीं ये आग लगने वाली है, और ये आग लगेगी फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक एज। गॉट इट माय पॉइंट्स? अब देखिए कहानी जो है वो लगभग इतने वर्ष की है, समझ में आया? लगभग आपके 3 लाख वर्ष जो है इस एज से इस एज में जाने की होगी। अब आपको मैंने बताया कि मैंने आपको पहला एज पढ़ा रहा हूं पैलियोलिथिक, और उसके बाद मैं तीसरे की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको सेकंड नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा, और मैं भाग नहीं जाऊंगा, सेकंड को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको वेट करना होगा, है ना, थोड़ा सा इंतजार करिए, सारी चीजें क्लियर होंगी, बट 1 to 1, है ना। हिस्ट्री भी या मनुष्य का डेवलपमेंट, अभी तो आप लोग क्या है, दैट मीन्स ठीक है, थोड़ा सेटल डाउन होंगे। अभी मैं जो बता रहा हूं, आप जो सीख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, सेटलमेंट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम चीजों को 1 to 1 क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, आपका विकास भी होगा। और यहां हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक में मनुष्य जो है वो फूड गैदर है, वो क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, संग्राहक। वो क्या कर रहा है, टूल्स का उपयोग कर रहा है, और ये भाई साहब जो है वो टूल्स के उपयोग के द्वारा क्या कर रहे हैं, फूड को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? लेकिन यहां से यहां तक जाने में उसके लगभग इतने वर्ष चले जाएंगे, और यहां पर नियोलिथिक में वो फूड प्रोड्यूस करना सीख जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट्स? यहां पर वो एग्रीकल्चर कर रहा है, कुछ यहां पर जानवर भी दिखाई दे रहे हैं, यहां कुछ बस्ती भी दिखाई दे रहे हैं, यहां फैमिली भी दिखाई दे रही है, सब होगा, लेकिन समय के साथ होगा। यहां कौन है, यहां कोई नहीं है, अकेला व्यक्ति है, और पत्थर के साथ वो क्या कर रहा है, सर फोड़ रहा है अपना। तो आप लोग पत्थर के साथ सर ना फोड़ें, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आगे लेके जाऊंगा। तो ये सब चीजें आपकी होंगी, लेकिन समय के साथ होंगी। यहां एग्रीकल्चर भी है, यहां आपका डॉग भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी देखने को मिल रहा है, यहां पर फैमिली भी दिख रही है, और यहां पर आप देखेंगे कि झोपड़ियां भी है, मतलब वो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ के अंतर्गत रह रहा है। लेकिन ये कैसे होगा वो हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। देखिए पैलियोलिथिक एज में हमने देखा कि मनुष्य के पास कोई ऐसी चीज नहीं है, वो क्या कर रहा है, आपका कच्चा भोजन खा रहा है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करिए कि यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि फायर की इन्वेंशन हो जाएगी। फायर की इन्वेंशंस की बात करते हैं तो ये पैलियोलिथिक एज से ही रिलेटेड मानी जाती है, लेकिन इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, जैसा आपका मोबाइल चलाने की कोई डेट है। लेकिन फिर भी मनुष्य ने जो है इसका ज्यादा उपयोग नियोलिथिक एज में किया। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि नियोलिथिक एज में फायर के इन्वेंशन की वजह से जीवन में आग लग जाएगी, और ये फायर जो है बहुत तेजी से क्या होगी, डेवलप होगी। फायर के आने के बाद हम देखते हैं मनुष्य जो है वो
पका हुआ भोजन खाने लगेगा। करेक्ट है। अब भोजन जो है वो पका हुआ खाने लगेगा और इसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो डाइजेशन सिस्टम है, उसकी जो पाचन क्रिया है वो बहुत तेजी से हो जाएगी। डाइजेशन सिस्टम इज दैट मीन्स, ठीक है, वो क्या करेगा, भोजन को तेजी से आपका डाइजेस्ट करेगा और उसकी वजह से हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में देखेंगे कई विकास होंगे, है ना, शरीर का विकास होगा और उसमें परिवर्तन होंगे और सबसे ज्यादा विकास किस चीज का होगा, उसके दिमाग का, उसकी खोपड़ी का विकास होगा और माइंड के डेवलपमेंट के बाद क्या है, उसके सारी चीजें आपकी ओपन हो जाएंगी। आफ्टर डेवलपिंग ऑफ द माइंड, मनुष्य के दिमाग के डेवलपमेंट के बाद ही, अब देखो वो क्या कर रहा है, वो खाने की खोज में अभी भी भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है ना, इधर से उधर भाग रहा है। लेकिन अब वो क्या है कि भागते भागते वो जब गया था तो वहां पर उसने देखा कि कुछ सीड्स पड़े हुए हैं, कुछ बीज पड़े हुए हैं। ठीक है, पहले भी भाग रहा था लेकिन पहले उसका दिमाग नहीं चला, लेकिन अब उसका दिमाग चला और जब वो सीड्स देखे उसने, तो आज क्या है, वो छोटे छोटे हैं, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद देखे तो वो उसमें क्या है, वो धीरे धीरे बड़े हो गए। उसने बोला कि दया कुछ तो गड़बड़ है और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर मनुष्य जो है वो यहां पर सेटल होने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये बीज जो हैं वो थोड़े थोड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ द ह्यूमन इज गोइंग टू थिंक अबाउट दैट कि ये मेरे कुछ काम की चीज हो सकती है। ऐसा उसने दिमाग लगाया, ऐसा उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उसने सोचा कि क्यों ना इसी के बगल में एक झोपड़ी बनाकर रहा जाए, और वो यहीं पर झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। करेक्ट है। अब उसके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, नहीं आ रही है? स्टेबिलिटी मतलब कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होने की कोशिश करता है और यहीं से हम देखते हैं एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है। एग्रीकल्चर के लिए आपको एक जगह रुकना होगा और लगभग 3 मंथ तो देने होंगे और 3 महीने आपने क्या किया कि आपने उस एग्रीकल्चर को दिया। लेकिन इसी समय हम देखते हैं कि उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए कई जानवर आ जाते हैं। लेकिन इन्हीं जानवरों में से एक जानवर और होता है जिसका नाम होता है शेरू। शेरू आदमी के पास आता है, ह्यूमन के पास आता है और वो कहता है कि हमें नौकरी की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है। और व्यक्ति ने पूछा, आदमी ने पूछा कि क्या कर सकते हो, तो शेरू ने बोला कि मैं बहुत अच्छी तरीके से भौंक सकता हूं। आपने जो ये एग्रीकल्चर लगाया है उस एग्रीकल्चर की मैं सिक्योरिटी कर सकता हूं। और इस तरीके से ह्यूमन ने बोला कि बहुत बढ़िया काम है, आप मेरी एग्रीकल्चर को सेव करो और मैं आपका पालन करता हूं। और यहीं से शुरुआत होती है एनिमल हस्बेंड्री की। और सबसे पहले हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने शेरू का पालन किया। शेरू कोई और नहीं, डॉग की बात कर रहा हूं, जी हां, लॉयल डॉग की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम देखते हैं एग्रीकल्चर आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एग्रीकल्चर से ही जुड़ा है पशुपालन और इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखिए सारी चीजें सेटल हो गई। मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य की लाइफ क्या हो गई, एक निश्चित जगह पर हो गई। उसने घर बनाना शुरू किया, है ना, सेटल डाउन हो गया। आप लोगों का सबसे पेपर सब क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, आप लोग घर ले लोगे तो आप सब उसके बाद क्या करने वाले हो, शादी करने वाले हो। और शादी करने के बाद ही आप देखेंगे सोशल लाइफ के अंतर्गत आ जाओगे, गृहस्थ जीवन के अंतर्गत आ जाओगे। तो जब ये सारी चीजें हुई तो मनुष्य क्या करेगा, ह्यूमन जो है वो एक जगह रहने लगेगा और जब एक जगह रहेगा तो वहीं से शुरुआत होगी फैमिली की। गॉट इट माय पॉइंट? समुदाय में रहने लगेगा और यही चीज जो है वो पैलियोलिथिक से नियोलिथिक एज की ओर बताती है। और इस तरीके से हमने समझा ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरीके से। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इज द बेसिक स्टोरी ऑफ द 3 लाख ईयर, लगभग 3 लाख वर्ष की कहानी है जो पैलियोलिथिक से आपको नियोलिथिक एज में लेकर जाती है। गॉट इट माई पॉइंट्स? आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब थोड़ा सा कंपैरिजन समझ लेते हैं। तो देखिए पैलियोलिथिक में क्या है, आपके जो औजार हैं दैट वाज नॉट इन प्रॉपर शेप, अनियमित औजार होंगे। अब मनुष्य का दिमाग नियोलिथिक एज में चलने लगा है और वो क्या करने लगा है, जो टूल ऐसे यूज करता था अब उसको उसने क्या किया, उसमें शार्पनेस देना शुरू किया। मतलब जो
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक के औजार जो हैं वो कुछ इस तरीके के हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें शार्पनेस दी जाने लगेगी मनुष्य के द्वारा। नुकीले होंगे, चिकने होंगे और इस तरीके से वो टूल्स को यूज करेगा। गॉट इन माय आपको ये समझ में आया? पैलियोलिथिक से नियोलिथिक औजार के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे औजार को समझ लेते हैं, कुछ इस तरीके से औजार हैं और यहां शार्पनेस आना शुरू हो जाती है। आई होप आप सभी का डेवलपमेंट हो रहा होगा। कमेंट करते रहें ताकि क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मेरा भी क्या होगा, एक एनर्जी बनी रहेगी और आप लोग भी सेशन को एंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, औजार हमने देखा। औजार के साथ साथ लाइफस्टाइल की बात करें तो इनिशियली ह्यूमन वाज बेसी दैट मींस हंटर पोजीशंस। वो क्या करता, शिकारी था, हमेशा खाने की खोज में था। लेकिन लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर आ जाएगा और उसका जीवन स्थायी हो जाएगा और बेसी स्टेबल हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, वो खुद खाना बनाने लगेगा। I hope you got it. That is the basic difference between the Paleolithic and Neolithic ages. और क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यहां बिल्कुल नहीं था। He was not familiar, क्योंकि उसका खुद का ठिकाना नहीं था, वो इधर उधर भागता रहता था। पशुओं को क्या पाले, लेकिन यहां शेरू आया और शेरू को उसने पालना शुरू किया। तो शेरू की कहानी को जरूर याद रखिए। लेकिन शेरू आया कब, नियोलिथिक एज में। गॉट इट माई पॉइंट। इसके बाद और देखते हैं फैमिली। There was no family in the basic Paleolithic age. कोई इसकी फैमिली नहीं थी। लेकिन लेटर वैदिक एज में वो शादी बनाता है, उसका पेपर क्लियर हो जाता है, जीवन स्टेबल होगा, परिवार में रहने लगेगा और परिवार जो है वो एक कुनबा बढ़ता रहेगा। इस तरीके से हमने सीखा। इसके बाद आप देखेंगे एकोमोडेशंस की बात करें या उनका आवास की बात करें, वो क्या करता था, आपका पेड़ पर चढ़कर रहता था, गुफा में उल्टा लटक कर रहता था। यहां पर हम देखेंगे कि मनुष्य जो है वो झोपड़ी में रहना शुरू कर देता है और इस तरीके से बिल्कुल हम समझेंगे कि देयर इज ए डेवलपमेंट। गॉट इट। अब देखिए हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो तो क्या है कि उसको बोरियत बना दिया गया है और हमने देखा तो ये दिस इज द बेसिक एज ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। अब जो मैंने आपको बात समझाई है उसी चीज को मैंने यहां पर नोट डाउन किया है। आई होप ये पॉइंट्स आपको 1 to 1 एक एक लाइन में समझ में आएंगे। ना तो बेसिक उपकरण पॉलिश किए थे, ना ही उचित आकार में थे। यहां पर मनुष्य जो है नोमैडिक कंडीशन में था। दैट वाज ऑलवेज इन द बेसिक हंटिंग मोड, हमेशा खोज रहता था बेसिकली खाने में, कहां जाएगा, कहां रहेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन वाज यूज्ड टू दैट मींस रिस्टोर द कैव एंड द ट्रीज। वो कहां रहता था, वो गुफा में, पेड़ पर, यहां इस तरीके से रहता था। ठीक है, पुरापाषाण काल दैट मींस ठीक है ह्यूमन वाज नॉट फैमिलियर विद द बेसिक एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री। वो आपका एग्रीकल्चर और पशुपालन से बिल्कुल परिचित नहीं था। इस आधार पर हमने देखा, समझा, कोई फैमिली होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये पुरापाषाण की कहानी है, उसका कोई भी परिवार नहीं होगा। Got in my points? And these are the some very important sites that is related to the Paleolithic age. ये वो जगह हैं जहां पर हमें प्रमाण मिले हैं कि मनुष्य ऐसा ऐसा हुआ करता था। तो आप देखिए पहला वाला है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली कहां पर है आपको पता है, दैट इज बेसिकली इन द बीसी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। अगला जो है दैट इज सोहन वैली रिवर। सोहन नदी घाटी जो है वो आपको पाकिस्तान में मिलेगी। कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति तो नहीं बैठा, नहीं तो बोलेगा कि सर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। भाई यहाँ पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही है, यहाँ हिस्ट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो बी अलर्ट, ध्यान दीजिएगा, है ना। नहीं तो आप सोचें कि जय महाराष्ट्र, जय भारत और आप बोलेंगे कि थोड़ा सा तो ना, तो एंजॉयमेंट में मतलब नहीं मोबाइल को फोड़ दे, ऐसा ऐसा ना करना। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एंड द नेक्स्ट साइट नेम इज कॉल्ड बेलन नदी घाटी, बेलन रिवर वैली। और ये जो है आपको मिर्जापुर में मिलेगी। नाम तो सुना ही होगा, है ना, छोटे मियाँ, बबलू मियाँ, ये क्या क्या दो चार नाम आते हैं मिर्जापुर से। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चलता रहता है। मिर्जापुर 2 आप सबने देख ली होगी, है ना। तो ये बेलन नदी घाटी वहीं से संबंधित है, ऐसा आप समझ लीजिएगा, है ना। गुड्डू भैया, मुझे नाम याद आया, गुड्डू भैया यहीं के थे, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द भीमबेटका दैट इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश एंड दिस इज द बेसिक बिलोंगिंग टू द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये अब्दुल्लागंज के पास में है, भोपाल के नजदीक, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज, है ना। पैलियोलिथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये बहुत ही खास जगह है। यहां हमें एविडेंसेस मिले हैं कि कैसे मनुष्य जो है वो पैलियोलिथिक एज में रहा करता था। गॉट इट माय पॉइंट्स। अब एक चीज आपको समझ में आ चुकी है कि फर्स्ट से लेकर आपका थर्ड आप आ चुके हैं।
अब हम बात करने वाले हैं मेसोलिथिक एज की, और ये मेसोलिथिक एज इसी के अंतर्गत सेकंड नंबर का एज है। गॉट इट माय पॉइंट्स। अब देखो, अभी तक हमने टूल्स को समझा है ना, टूल्स के आधार पर हमने फर्स्ट को समझा और थर्ड को समझा। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब तो गुड्डू भैया को भी समझ में आ गया होगा। इनिशियली दिस एज वॉज नॉट कंसिडरेबल, शुरुआत में इसको इग्नोर किया गया था मेसोलिथिक एज को। लेकिन मेसोलिथिक का मतलब क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन बाद में यह बताया गया कि टूल्स के आधार पर एक एज और होना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, और वो है आपका मेसोलिथिक एज। ठीक है, अब यहां पर हमें समझना है एक एग्जाम्पल से। अब देखिए, एक सामने आपको हाथी दिखाई दे रहा है ना, हाथी सामने आपने देखा ही होगा। अब एक चीज बताइए, इस हाथी को मारना है, आपकी क्लास में आपके मोबाइल में यदि हाथी आ जाए, या आप जहां रूम में बैठे हैं वहां हाथी आ जाए, तो आपको क्या करना होगा? इसको भगाने के लिए आपको औजार का उपयोग करना है, ऐसा समझ लीजिए। आपको टूल्स का उपयोग करना है, कोई वेपन यूज करना है। लेकिन वो वेपन कैसा होगा? वो वेपन जो होगा वो बड़ा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। आपके रूम में एक टेबल रखी होगी, आप टेबल फेंक कर मार देंगे और हाथी भाग जाएगा, कुछ ऐसे ही कुछ होगा। तो इस हाथी को मारने के लिए आपका टूल का आकार जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। व्हाट इज माय पॉइंट्स? लेकिन यदि आपके कमरे में चूहा आ जाए, अब आप बोलेंगे सर ये और ये दोनों बराबर ही तो हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी टेबल के नीचे से घुस जाता है, टॉम एंड जेरी टाइप से आप समझ लीजिए। तो ये जब चूहा यदि आपके रूम में आ जाए तो आपको आप उसको टेबल फेंक कर मारेंगे क्या? क्या आपके रूम में बिजली कोई चूहा आ जाए तो टेबल फेंक कर मारेंगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे, क्योंकि टेबल से तो क्या होगा, ये चूहा जो है वो भागेगा नहीं, ऊपर से वो टॉम एंड जेरी की तरह भी स्माइल देकर चला जाएगा। बोला बिल्कुल ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं हो पाया, आपका टेबल और टूट गया, और ही करके वो भाग जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट्स? अब हमें इस चूहे को मारने के लिए हमें अपने औजार का आकार छोटा करना होगा। मतलब हमारा औजार जो है वो छोटे होने चाहिए, स्मॉल टूल होने चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो स्मॉल टूल इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड माइक्रो, इसी को कहा जाता है माइक्रो। और माइक्रो मतलब कह सकते हैं सूक्ष्म औजार। तो सूक्ष्म औजार हैं, और इस तरीके से इस एज का नाम आता है। तो मेसोलिथिक एज इज नथिंग बट वेयर वी आर यूजिंग द माइक्रोलिथिक टूल। छोटे औजारों का उपयोग हम करने वाले हैं किस एज में? सेकंड वाले एज में। अब आप बोलेंगे, एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर ये हाथी चूहा कब बन गया? ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ लाखों वर्ष की कहानी देख रहे हैं, और कैसे जो जियोग्राफिकल स्केल्स में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट होते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया, और ये एग्जाम्पल आपको बताता है कि आपके टूल्स किस प्रकार के होंगे, मेसोलिथिक एज के होंगे, सूक्ष्म आकार के होंगे। और इसे कहा जाएगा, दैट मीन्स ठीक है, उत्तर पत्थर का युग, दैट मीन्स लेटर स्टोन एज। प्रारंभ में मध्य पाषाण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया था। इनिशियली इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बट कंसीडर एज ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द टूल्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। टूल्स ऑफ दिस एज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हुआ करते थे, इसलिए माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। इसके जो एविडेंसेस हैं वो कहां मिलेंगे? तो वो हमें देखने को मिलेंगे आजमगढ़, है ना। ये आजमगढ़ मिलेगा आपको होशंगाबाद में। आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ जो है यूपी में है, ध्यान देना। आजमगढ़ है और ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद बागौर है, दैट इज इन द बेसिकली भीलवाड़ा राजस्थान, और सरायनहर दैट इज इन द प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ये कुछ साइट्स हैं जो ये बताती हैं मेसोलिथिक या कह सकते हैं माइक्रोलिथिक टूल्स जो है वो यूज किए जाते थे। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थोड़ी कहानी को फिर से समझ लीजिए। तो ये आग ही थी जिसने आग लगा दी आपके जीवन में। मनुष्य का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इस आग की वजह से ही हुआ है। थोड़ा सा फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। आग के आने से पका हुआ भोजन से हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल ऑफ द ह्यूमन बॉडी में दिमाग ज्यादा चलेगा। दिमाग ज्यादा चलने से क्या होगा? सोचने की शक्ति का विस्तार होगा। अभी भी इधर उधर भागेगा, लेकिन यहीं से हम देखते हैं एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हो जाएगा। एग्रीकल्चर का इन्वेंशन के साथ ही हम देखेंगे उसके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये मेरी इमेज के पीछे छुप गया होगा, है ना, एक जगह रुक गया होगा।
और यहां पर हम देखेंगे देयर इज ए वैकेंसी इन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में एक वैकेंसी निकली है और उस एक वैकेंसी को भरने के लिए कौन आएगा, हम देखेंगे शेरू आएगा। और यहीं से हम देखेंगे कि कहानी शुरुआत होती है पशुपालन की। और लाइफ सेटल है तो क्या बजेगी, शहनाई, और शहनाई जब बजेगी तो क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपकी शहनाई बज चुकी है, आप लोगों का विकास हो चुका है, नवपाषाण काल नियोलिथिक एज में आ चुके हैं, और यही कहानी है नवपाषाण काल की। गॉट इट माय पॉइंट्स, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपका विकास भी हो गया होगा, और ये पॉइंट्स भी अब आपको 1 to 1 क्लियर हो गए होंगे। तो ये पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और इसी तरीके से आप नियोलिथिक एज को देख सकते हैं। That is very important. The human is going to convert it in the food producer. वो कहीं ना कहीं अब क्या हो गया है कि खाना जो है वो खुद उत्पादित करने लगा है। And these are basically found in the basically different sites. And first sites its name is the बुर्ज होम और गुफकराल, ये जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर शेरू के एविडेंस मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। शेरू कौन, दैट मीन्स आपका वफादार कुत्ता, ठीक है। मेरा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, वो ऐसा चलता था ना, तो ये वहीं से समझ लीजिएगा, है ना। इसके बाद देखेंगे कोल्डिवा दैट इज बेसिक कह सकते हैं यूपी, यहाँ पर आपके एविडेंसेस मिले हैं। चिराग दैट इज इन द यूपी, सेनोर, ठीक है। और मेहरगढ़, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइट, मेहरगढ़, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर फाउंड इन मेहरगढ़, अगेन इन पाकिस्तान। कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति बैठा हो तो बुरा ना माने, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने नियोलिथिक एज को कन्वर्ट कर दिया है। अब आप थोड़ा थोड़ा इनको समझ भी लीजिए मैपिंग के द्वारा। ये मेहरगढ़ है, हमने अभी देखा नियोलिथिक एज है। इसके बाद हम देखेंगे ये कोल्डिवा आपका देखने को मिल जाएगा, ये चिराद है ना। इसके बाद आप देखेंगे कुछ साउथ की साइट्स हैं जहां पर आपको नियोलिथिक एज के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो नियोलिथिक एज, ये मैंने हिंदी वाला मैप रखा है, बुरा ना मानेगा। तो ये नवपाषाण काल की साइट्स हैं, हिंदी वाले हिंदी में ही रखा हुआ है, अंग्रेजी वाले बुरा ना माने। कारण ये है कि एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश वाले में थोड़ा क्लियर नहीं था, यहाँ क्लियरिटी ज्यादा है तो मैंने वही चीज रखी है। तो ये बुर्ज होम, गुफकराल, ठीक है, इनको आप याद रखें। इसके अलावा कुछ साउथ की भी साइट्स हैं, इनको भी आपको थोड़ा याद रखना होगा। तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं, नागुर्जुनाकोंडा, रामपुरम, ठीक है, मस्की। ये मस्की जो है आपका मौर्य काल में भी देखने को मिलेगा। एंड देयर आर द मल्टीपल साइट्स यू कैन फाइंड आउट, और उसको आप अपने मैपिंग में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो मैप कर लीजिएगा और कुछ एविडेंसेस आपको यहां भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी की सारी जो है वो नियोलिथिक एज की साइट्स हैं, और नियोलिथिक साइट्स में हमें ये सब देखने को मिल रहा है। तो आपका डेवलपमेंट हुआ होगा, और इसी डेवलपमेंट के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य का विकास हुआ है। अब देखो ये एक चीज और है कि कुछ लोगों के मन में यदि आ रहा होगा, तो ये मैंने एक जियोग्राफिकल स्केल भी रखी है ना, तो कैसे अर्थ जो है वो बनी है। ये मैं ज्योग्राफी का टॉपिक है, हालांकि ऐसे पैलियोलिथिक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है, और ये एजेस कन्वर्ट होती जाती हैं, और ये पृथ्वी के बनने की कहानी है, अर्थ बनने की कहानी, कैसे क्या बना। तो आप इसमें आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि एलिफेंट कैसे चूहा बन गया, है ना। मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। और यहाँ पर आप डायनासोर देख सकते हैं, तो डायनासोर कैसे, तो डायनासोर का एक अविशेष आपकी दीवार पर पाया जाता है छिपकली के फॉर्म में। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बचपन में आपने सुना होगा छिपकली के नाना है डायनासोर, है ना। तो ये समझने के लिए उपयोग किया है, एलिफेंट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द रेड और बाय दिस स्केल, और दिस स्केल इज रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी, बट मैंने रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी है और कुछ नहीं है ना, समझाने के लिए। तो आई होप ये आपका पाषाण काल में आपका डेवलपमेंट हो चुका है। अब हम जो है आगे बात करेंगे स्टोन एज से। अब आपने देखा अभी तक पत्थरों में आपने सर मारा है ना, और आप 1 घंटे से पत्थरों में सर मार रहे थे, और पत्थरों में सर मारने के बाद अभी आपका विकास नहीं हुआ है। स्टिल वी नीड टू गो फॉरवर्ड, हमें आगे आना पड़ेगा। लेकिन क्या पत्थर ही हमेशा यूज करते रहोगे? अब मनुष्य का दिमाग जो है वो बेसिकली डेवलप हो चुका है, और अभी भी वो इधर उधर भाग रहा है, मान के चलिए। और इधर उधर भागते हुए उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, लेकिन ये चमकती हुई चीज गोल्ड बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और ये चमकती हुई चीज क्या है? कॉपर है, चैल्कोलिथिक एज। चैल्को मीन्स होता है कॉपर, लिथिक का मतलब स्टोन, और इस तरीके से हम देखते हैं वी आर गोइंग टू एंटर इन द 4th स्टेज। इसलिए मैंने 3 के बाद यहां पर 4 लिखा है, लेकिन ये फेज है
धातु का, और इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन के द्वारा सबसे पहली एज जो है वो कौन सी आती है, वो होती है आपकी कॉपर। मनुष्य के द्वारा सबसे पहली उपयोग की गई धातु कॉपर है, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कॉपर। ठीक है, देखो अब कनेक्शन जोड़िए थोड़ा सा याद करने के लिए। कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि कैसे याद रखें, तो देखिए सी उठाइएगा, यहां पर बी उठाइएगा और ये आई उठाइएगा, बन गया सीबीआई, है ना। इसका बहुत उपयोग किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और हिंदी वाले बुरा ना माने, इसको यदि आपको याद रखना है तो तकला से भी आप याद रख सकते हैं। तकला दैट मीन्स ता, का और ल। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे स्टडी करते हैं तो आपको ये धीरे बनाना शुरू हो जाते हैं। ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन आप लोग शायद और बेहतर अच्छा बना सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और ये मैं आशा करता हूं। तो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं और हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है यूनिट का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और वो है आपका 5वां टॉपिक, मतलब ताम्रपाषाण काल। ठीक है।